and I will record the session just in case अगर कोई problem हो रही है. So just a quick review of last week's session, क्योंकि वही topic हम आज continue करेंगे और इंशाल्लाह इसका closure भी होगा. तो कुछ याद आ रहा है पिछले हफ्ते हमने क्या बात की थी, किस topic पे बात की थी? We talked about managing challenging behavior. जी बिल्कुल. And I want to revise this with you. किसी को याद है कि हमने क्या बोला था कि although this is parenting style, लेकिन इसका ताल्लुक टीचर से कैसे है? Yeah. We had discussed about different styles. हमने discuss किए थे जिसमें authoritative style जो है वो सबसे ज़्यादा हमारा convincing था, हमें उस तरह रहना चाहिए. And हमने guidelines भी discuss किए थे और हमने पनिशमेंट को भी डिस्कस किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा. इट्स अ सॉर्ट ऑफ करेक्शन. वो मैंने स्पेशली नोट किया कि हाँ इट्स अ करेक्शन. वो अच्छा लगा मुझे. एंड हमने बिहेवियर, मैनेजेबल बिहेवियर के बारे में बात की थी और हमने एक ट्रायंगल डिस्कस किया था, रेड येलो ग्रीन, जिसके कलर्स थे. और हमने जो है आइडेंटिफाइड केसेस के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में बात की थी. फिर हमने इंडिविजुअल अटेंशन रेड जोन में जो आ रहे थे जिनको है वहां बात की थी. Wonderful, Sarwan. Beautifully summarized. ठीक है, thank you so much. लेकिन मैं इस पॉइंट को दोबारा वो कर देती हूँ कि although this is for mothers, हम ज़्यादा parents के लिए यूज करते हैं, लेकिन for teachers also मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा बहुत self reflective हो जाओ. अगर आप में से कोई चाह रहा है questionnaire, तो ask me. I will send you the questionnaire where you can rate yourself. You will get information as a parent also and as a teacher also. Basically हम कह रहे हैं कि before we start treating the child's behavior and saying कि ये बच्चों के behavior का मसला है, थोड़ा बहुत try and understand कि ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से मैं इन बच्चों को approach करती हूँ या जो मेरा क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल है या मेरी पर्सनैलिटी का स्टाइल है, वो जो है इन्वायरमेंट को, क्लास के इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्श कर देता है या बहुत ज्यादा जो है हम कहते हैं पैसिव हो जाता है. बच्चे खौफ से मेरे से ओपन नहीं होते या कंफर्टेबल नहीं होते. ठीक है, अब यहाँ पे आई विल टेक अ मोमेंट एंड आई विल टेल यू समथिंग व्हिच आई से. देखिए, आपकी पर्सनैलिटी है. मैं यहाँ पे खड़े होके आपको ये नहीं करी आपकी पर्सनैलिटी को आपको चेंज करना है. हमने इस मौजू पे बात की थी ना कि टीचिंग प्रोफेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट प्रोफेशन टू गेट इनटू. खवातीन के लिए सबसे आसान है कि जाओ स्कूल ज्वाइन करो और जॉब भी मिल जाती है, राइट? बट यहाँ आई विल रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज बी सिंसियर विथ योरसेल्फ. आई शेयर माय ओन एग्जांपल. मैं इधर खड़े हुए आपको टीच कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ दैट आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ टीचर्स, बोथ ऑन माय फादर्स साइड एंड माय मदर्स साइड. भरे हुए टीचर्स, हर फील्ड के, हर कैटेगरी के आप सोचें. और उसके साथ साथ बात यह है कि ना सिर्फ फीमेल बट मेल्स भी, हमारे यंग कजिन्स भी टीचिंग. But when I think about it, जब मेरा बैचलर्स खत्म हो गया था और जब हम मास्टर्स में जाते हैं तो बीए और एमए के दरमियान 1 साल का पूरा ब्रेक आता है, right? By the time you get your results and admission and university. So obviously मेरा graduation हो गया था, मैं घर बैठी हुई थी. And what do you do? So my sister, who was a teacher in one of the private schools, she said, क्या कर रही हो तुम, मेरे साथ चलो, स्कूल में चलो. And I went there and I said, okay, चलो. कौन सी क्लास आपको दी? मुझे दी क्लास 1. अब क्लास 1 छोटे छोटे बच्चे हैं. पढ़ाना क्या था? पढ़ाना ये था कि इट वाज आई थिंक जनवरी एंड मार्च में फाइनल एग्जाम होने वाले थे. सिलेबस वाज कंप्लीटेड. ऑल आई हैड टू डू वाज रिवीजन. तो कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं था कि आपको कॉन्सेप्ट बनाना है या लेसन प्लान्स बनाने. इट वाज सिंपल जो मुझे दिया गया और आपसे कहा ये करवा लें बच्चों को. But the first day, the second day, the third day, I very quickly realized कि पढ़ाना या काम मुकम्मल कराना तो बहुत दूर की बात है. सबसे पहले जो करना होता है ना, वो ये होता है कि बच्चों का अटेंशन ग्रैब करें, राइट? बच्चे मेरी बात सुनेंगे तो काम करेंगे ना, बच्चे मुझे एक्नॉलेज करेंगे तो काम करेंगे. तो I used to go in the classroom. This is class 1. These are 5-year-olds, 6-year-olds. I used to go in the classroom and it was like
वो मुझे सुन ही नहीं रहे, मुझे देख ही नहीं रहे, मैं उनका सारा अटेंशन कैसे ग्रैब करूं? तो फर्स्ट डे मैंने ठीक है, चिल्ड्रन सिट डाउन, चिल्ड्रन आई एम हियर, फिर आई एम हियर, आर यू सिटिंग डाउन, लेट्स स्टार्ट द क्लास. This is what I was doing, right? And finally मैंने क्या किया, वो डस्टर लिया और जोर जोर उठा के टेबल पे मारा कि कहीं ना कहीं वो मेरी अटेंशन ले या वो मुझे सुन ले. बट ये हो ही नहीं रहा था. And I was like, oh my god, what am I supposed to do? ये लोग तो बैठ ही नहीं रहे, ये लोग तो सुन ही नहीं रहे. So finally I come out and I tell one of the child in the class, can you go to the classroom, coordinator's room, and go and call Miss Fatma. Now Miss Fatma is my sister, right? So I said, go and call her. तो वो बच्चा बुला के लाया. अब मिस फातिमा जो है वो क्लास के अंदर भी नहीं आई है. मिस फातिमा वो जस्ट एट द कॉरिडोर नियर द विंडो and the class was pin drop silent. And I was like, wow, magical, Miss Fatma has a magic power. Right? ठीक है, अटेंशन मुझे मिल गया, काम मैंने करवा दिया. सही. दूसरे दिन गए, दूसरे दिन भी ऐसी हाल है. दूसरे दिन में मैंने मिस फातिमा को बुलवाया. अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक बात हो गई. फ्राइडे को जब ये बात आई ना, तो बच्चों ने मुझे खुद कहना शुरू कर दिया, मिस हम मिस फातिमा को बुला के लाए. And at that point I was like, oh my god, they have understood. I have no control. I need somebody to come and. अब मैं ये क्यों जोक बता रही हूँ, रियल जोक है बाबा, ये हुआ है, मेरे साथ हुआ है, राइट? मैंने किया है ये. But what I'm telling you is that at that point I understood that I am the kind of personality, I am the kind of person, जब अगर आप मुझे इस तरीके के environment में रखेंगे जहाँ मुझे कंट्रोल लाना है, मुझे अपने आप को बच्चों को इस तरह प्रेजेंट करना है that I am in control so that they listen to me, यानी I want to be authoritative, तो वो मेरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहा था, राइट? What was the kind of person I am? I'm the kind of person थोड़ा सा permissive है. आप मुझे स्पेस दे दें, आपको जो करना है करो, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर. That was the kind of person I am and still I am this kind of person, right? इसीलिए देखिए मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाने जाती. लोग मुझे कहते why don't you teach? I said I can't because वो टेंशन के आपका बच्चे ने कोर्स मुकम्मल किया है, उसकी चेकिंग करें, उसके ग्रेड्स दें, उसके एग्जाम लें. I said मुझे इस टाइप की टीचिंग ही नहीं करनी. मैं उन लोगों को पढ़ाऊंगी जिनको पढ़ने का शौक है. आपको पढ़ने का शौक नहीं, आप मेरी क्लास में ना आए, right? Because I cannot take responsibility of whether you are learning or not. You want to learn, I'll teach. That I knew that that's the kind of person I am. So that day, Miss Fatma wali story, that day I left, and then in the break time I went to the principal's office, who was my class 5 teacher. So she knew me very well. She's like, Sajda, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्लास 1 दिया है, वो मुझे उस तरह समझाने लगी. मैंने कहा मैडम बात ये नहीं है, बात ये है कि ये मैं हूँ और वो दरवाजा है. I will leave if you will not give me what I want to do. कह रही आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मैम आपको चाहिए ना बच्चे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करें, बच्चे एक्टिव हों. मैंने कहा आप मुझे ये दे दें. You give me class, every class. You give me one period for each class and you give me freedom. अब मैं ये क्लास कॉरिडोर में लूँ या गार्डन में लूँ या सैंड एंड वाटर एरिया में लूँ या छत पे जाके लूँ, ये मेरा स्पेस है, राइट? और आपको मैं प्लान शेयर कर लूंगी एंड वी विल डू इंग्लिश कॉन्वर्सेशन. बट मुझे बाउंड ना करें कि कॉपी चेक करें. क्यों? ये मुझे पता था कि ये मेरी पर्सनालिटी से मैच करता है. नाउ ये कहानी शायद आपको पसंद नहीं आएगी, but what I was trying to tell you is each one of you knows your own personality and knows what you can do and what you can offer to the children. So if your personality is something where you feel कि ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं अपनी कमजोरी या अपनी लिमिटेशन की वजह से बच्चों को और नुकसान पहुंचा रही हूँ क्योंकि मेरा बीपी हाई रहता है या मैं स्ट्रेस में रहती हूँ या मैं कॉन्स्टेंटली टेंस्ड रहती हूँ कि ये मुझसे नहीं हो रहा या बच्चे मुझे सुन नहीं रहे, तो please go to the school and try and see if they can offer you some other position, some other role, some other. हम आपसे नहीं कह रहे जॉब छोड़ दें, हम आपको कह रहे हैं कि स्कूल में इतने सारे काम होते हैं. If you can honestly talk and if the management is not cooperating with you, then I respect the fact कि आप लोग सब स्कूल से आए हैं, आप मेरा नाम लेके बोल दें साजिदा ने कहा है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप वहां रह के अपनी तबीयत भी खराब करेंगे और बच्चों की भी खराब करेंगे. इससे बेहतर ये है कि आप सही टाइम पे सही फैसला कर लें. So go to the management and discuss, say madam I am in stress, I have a problem, I am struggling with this. इस वक्त मेरे ख्याल में मैं क्लासरूम में बच्चों को और ज्यादा वो करूंगी, आप मुझे कोई और रोल दे दें, right, in the school. If the school is cooperating, excellent. If the school is not cooperating, then mom, I will really request you teachers,
it's more dangerous for you to stay there. Really. This is my final recommendation. You think about it. But the reason I put this personality style and teaching styles is because you are in a position to either help the child or hurt yourself and hurt the child. तो थोड़ा सा इसको देख लिया करो कि क्या मेरी तरफ से तो नहीं हो रहा. बिल्कुल यही वाली बात कि हम सबको वो वाली टीचर याद है जो हमें बहुत सपोर्ट कर रही थी, और वो वाली टीचर भी याद है जिसकी अपनी पर्सनालिटी की वजह से हमें तकलीफ हुई. So we went through rules and we are like why rules are important, and इस पूरे ग्रुप में से सिर्फ सरवत ने मुझसे शेयर किया. थैंक यू वेरी मच सरवत. हमने बात की थी कि क्लासरूम रूल्स बनाने हैं और रूल्स के साथ कॉन्सिक्वेंसेस बनाने हैं. एंड इस ट्रायंगल पे थोड़ी देर और बात करते हैं. व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इज जब हम बिहेवियर मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब हम किसी भी स्कूल में किसी भी एकेडमिक एनवायरनमेंट में वो उसको बच्चों की बिहेवियर इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो हम 3 लेवल पे देखते हैं. एक होता है ऑल स्कूल अप्रोच, जिसमें सारे बच्चों के लिए बराबर और बिल्कुल एक जैसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं. उसका मैंने एग्जांपल कैसे दिया था, मैंने आपसे कहा था इफ यू हैव अ क्लासरूम ऑफ 30 चिल्ड्रन, देन अगर टीचर क्लास से बाहर जा रही है क्योंकि पीरियड चेंज हुआ है, दूसरी टीचर आ रही है, फ्यू मिनट्स का ब्रेक हुआ है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी क्लास जो है ना शोर शराबा कर रही है, अपनी बातें कर रही है, कोई इसको ये कह रहा है, ये कह रहा है. बट द मिनट द टीचर वॉक्स इन, अनदर टीचर वॉक्स इन, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर वॉक्स इन, आपके जो 30 में से 25 बच्चे हैं ना वो खुद ब खुद डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे क्योंकि कोई अथॉरिटी आ गई, और बाकी बच्चों को कौन मारेंगे, मिस आगे बैठ जाओ बात करेंगे. दैट इज कंसिडर्ड एब्सोल्युटली नॉर्मल बिहेवियर. So out of 30 we expect 25 to achieve this. The remaining 5, as an example I'm saying, जो remaining 3 to 5 बच्चे बच जाएंगे ना, ये वही बच्चे हैं जिसको हम कहते हैं कि they should be in the yellow triangle, because ये वो बच्चे हैं जिनका वैसे ही आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है. अब ये कौन से बच्चे होंगे, ये वो बच्चे होंगे जिसके लिए हमने वो संडे को क्लासेस ली थी. ये वो बच्चे होंगे जिनके लिए मैं आपसे कहूंगी अब इनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि क्या वजह है कि वो रूल्स को फॉलो नहीं करा, क्या वजह है कि वो बाकी सब कर रहे हैं ये नहीं करा. अब ये क्या वजह है जानने के लिए इसको हम क्लास से बाहर निकालेंगे, कोई ऐसा 1-on-1 टाइम देंगे. जब मैंने आपको स्क्रीनिंग क्वेश्चनियर सिखा दिया, मैंने आपको मदर से बात करना, मैंने आपको कल की क्लास में HFD या फिर आप उनसे ब्रिज ड्राइंग बनाए, वो तमाम चीजें बनाएंगे हम एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए कि व्हाट इज हैपनिंग. और होपफुली इंशाल्लाह आज की क्लास में थोड़े से इंटरवेंशंस भी समझा देंगे कि फिर किस तरीके से मुझे इसको अकेले 1-on-1 हैंडल करना है. एंड फाइनली द रेड ट्रायंगल का क्या है, येलो ट्रायंगल में एक क्लास में से 3 से 5 बच्चे होंगे, रेड ट्रायंगल में पूरी स्कूल में से 3 से 5 बच्चे होंगे. यानी 1000 के पॉपुलेशन में हम कहते हैं 3 to 5. इतना रेयर है, इतना जो है वो कम कैटेगरी होनी चाहिए रेड की, बिकॉज रेड इज द सिवियर कैटेगरी. रेड इज द कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन जिसको हमने जब वो पढ़ा था समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, रेड इज ऑलवेज, राइट. ये वो बच्चे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हो गए. अब खुदा ना खास्ता अगर आपके पास कोई बहुत सिवियर लर्निंग डिफिकल्टीज का केस है, बहुत सिवियर खुदा ना खास्ता कोई अब्यूज का केस है, या जिस तरह हमने बात की थी कि कोई ट्रॉमा हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई ऐसी चीज हो गई जो सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट इन द चाइल्ड्स लाइफ और इट्स कॉजिंग हार्म टू द चाइल्ड, यानी बच्चे की पूरी जिंदगी या बच्चे का जो वो कहते हैं ना लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई है, तो वो चीज हमें करना है टारगेटेड, वो हमें करना है 1-on-1, और वो प्रोफेशनल हेल्प के बगैर नहीं होगा. ठीक है. रेड तो आपने फौरन ही किसी प्रोफेशनल के पास भेजना है. येलो वो कैटेगरी है जहां पर हम आपसे कह रहे हैं यू कैन डू इट टीचर्स, बट प्लीज डिस्कस इट विद समबडी बिफोर यू डू इट. तो आज के बाद मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर आपका कोई केस ऐसा आ रहा है, आपके पास कोई बच्चा आपके स्कूल में आ रहा है या आपकी केयर में आ रहा है जिसके साथ आप काम करना चाह रही हो, तो काम आप करोगी, लेकिन बीच बीच में सुपरविजन ले लेना, डिस्कस कर लेना, ताकि आप भी रीश्योर्ड हो कि हम सही काम कर रहे हैं और बच्चे को भी हमें पता होगा कि सही सपोर्ट मिल रहा है इंशाल्लाह. ठीक है. सो कीप दिस ट्रायंगल इन माइंड बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमने जो क्लासरूम रूल्स की बात की थी, हमने आपसे कहा था कि प्लीज मेक क्लासरूम रूल्स विथ चिल्ड्रन.
विथ चिल्ड्रन। अब आपके पास बच्चे आ गए हैं ना, अगर पहला हफ्ता गुजर गया, अब दूसरा हफ्ता शुरू होने वाला है मंडे से, आप उनके साथ बैठे हैं, आप उनसे कहें अब हमारा न्यू क्लासरूम है, न्यू तरीके से हम करेंगे, व्हाट डू यू थिंक शुड बी आवर क्लासरूम रूल्स, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म। अब सारी बच्चों से आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, तो अगर आपके क्लास में 25 बच्चे हैं तो आप उनसे को सब एक आइडिया देंगे, ठीक है। अब ट्रिक क्या है कि वो जो 25 आइडियाज आपके पास आ गए, उनको समराइज करके उनका जिस्ट निकाल के आप 3 से 5 रूल्स बनाए, नॉट मोर देन 3 to 5, मैक्सिमम 5, राइट। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं रिवाइज द रूल एवरी डे। चाहे आप मुझे कहेंगे 6 महीने हो गए, आप 6 महीने हो गए, कोई बात नहीं, आप रोजाना सुबह जिस तरह अटेंडेंस होती है क्लास में, उसके बाद व्हाट आर आवर रूल्स, 5 रूल्स है, फटाफट रिवाइज करेंगे, फिर क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। उसी तरह जब हमने रूल्स बनाए तो हम उनसे ये भी पूछेंगे, अच्छा अगर आपने रूल्स फॉलो किए तो व्हाट डू यू थिंक वी शुड गिव एज अ रिवॉर्ड टू द क्लास, व्हाट शुड बी द रिवॉर्ड्स, राइट। कुछ होते हैं होल क्लास रिवॉर्ड, कुछ होते हैं इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स। और बिल्कुल उसी तरह, इफ यू डोंट फॉलो द क्लासरूम रूल्स, इफ यू डोंट फॉलो द कॉरिडोर रूल्स, इफ यू डोंट फॉलो द प्ले टाइम रूल्स, व्हाट शुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट शुड बी द पेनल्टी। ये चीज आपकी देखिए स्कूल में होती है एक चीज जिसको कहते हैं बिहेवियर पॉलिसी, डिसिप्लिन पॉलिसी। आपकी डायरीज अगर आप खोलेंगे ना, अक्सर स्कूल की डायरीज में शुरू के 3-4 पेजेस में रूल्स होते हैं, उन रूल्स में एवरीथिंग होता है, मिसाल के तौर पे इस कलर के जूते पहन सकते हैं, या इतने बजे आएंगे, ये करेंगे, तमाम चीजें होती हैं, इस कलर का बैंड लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, all these things are there, but I have never seen a discipline policy in it. I think there should be a page of a discipline policy also, जिसके अंदर mention कर दें शुरू से, these are my school rules, these are the school rewards, and these are the kind of consequences for, या hierarchy of consequences। अब जब हमने ये समझने की कोशिश की थी तो हमने क्या कहा था, जब आप रूल्स बनाएंगे तो प्लीज कम रूल्स लें, ये जो है वो गाइडलाइंस फॉर रूल्स है, यानी रूल बनाने के रूल्स, कि प्लीज जल्दी बना लें, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें, कम करें, पॉजिटिवली फ्रेज करें, डू नॉट राइट, डू नॉट रन। जब नेगेटिवली आप फ्रेज करते हैं तो बच्चे को ये तो पता चल जाता है क्या मुझे नहीं करना, ये नहीं पता चलता व्हाट इज एक्सपेक्टेड। सो आई थिंक इट्स बेटर टू राइट वॉक स्लोली या वॉक ऑन द लाइन, समथिंग लाइक दैट, रादर देन डू नॉट, डू नॉट। तो अवॉइड यूजिंग नो, अवॉइड यूजिंग डोंट। इसके बाद ये सब मैं भगा रही हूँ, क्लासरूम रूल्स भगा रही हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस। अब हमने बात की थी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत आसान है और मजा भी आता है देने और बनाने में, लेकिन जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है उस पर हमने क्या बात बोली थी कि भाई देखें, अगर आपको वाकई सिखाना है बच्चों को और तरबियत करनी है, तो अगर उसने कोई गलत काम किया तो हमें उसको उसी वक्त करेक्ट करना है। पनिशमेंट शुड मीन, यानी पनिशमेंट की जो नियत होनी चाहिए वो होनी चाहिए करेक्शन, इस्लाह, टीचिंग, लर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड चेंजिंग ऑफ बिहेवियर, राइट। ये वाला पनिशमेंट मैंने आपको बताया बचपन में मैंने बहुत लिखा है, आई डोंट नो आप में से किस किसने लिखा है 100 times, आई विल नॉट टॉक इन क्लास, I will not smile in class. I wrote this also. I smile a lot. So some teacher made me write, I will not smile in class. I was like, Miss, आप क्या कर रही है? Right? मुझे आज तक याद है, I was in class 5 and I was sitting next to my friend and I think we cracked a joke. और मिस ने मुझे पनिश करने के लिए कि बोर्ड सामने आके खड़े हो जाएं। अब बोर्ड है वहां, बच्चे हैं यहाँ, राइट। सो अगर मैं बोर्ड के सामने खड़ी हूँ तो मुझे सारे बच्चे नजर आ रहे हैं, यूं थे। और क्योंकि पनिशमेंट मुझे मिली है तो सारे बच्चे परेशान थे, सब इतना सीरियसली काम करते, सब चुप थे। अब मुझे उनको देख के हंसी आ रही थी कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं, पनिशमेंट तो मुझे मिली। तो आप यकीन करें कि आई स्टार्टेड स्माइलिंग बिकॉज़ आई वाज लुकिंग एट दैट फेस। अगर मैं बोल सकती तो मैं उनको ये बोलती, तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे पनिशमेंट मिली। एंड इवन अगर आई एम नॉट स्माइलिंग, मैं यूं थी, तो स्माइल लग रहा है ना। अब my teacher, she was so upset, she's like आप बाहर जाके खड़ी हो जाए, एंड मैं बाहर चली गई खड़ी होने के, उससे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, राइट। और उसके बाद मिस ने मुझे बुलाया, उसने कहा सर साहब हंस क्यों रही थी। मैंने कहा मिस मैं नहीं हंस रही थी, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ हो क्या रहा था। तो आई रिमेम्बर टेलिंग दिस क्लास 5 टीचर ऑफ माइन कि मिस I was not laughing, but when you punished me, I was looking at the children. I was thinking कि वो लोग ज्यादा परेशान है मुझसे ज्यादा। And I think कि अगर उनके बस में होता तो वो मुझे वाकई उस वक्त मारती, लेकिन शायद उनको ये बात समझ आ गई कि साजिदा हंसती रहती है,
ठीक है, और आई एम स्टिल इन टच विद द टीचर, दैट टीचर इज स्टिल इन द स्कूल, और अब वो जब भी मुझे मिलती है ना कहती है साजिदा तुम वही वाली हो ना जो हंसती रहती है। मैंने कहा जी मिस मैं वही हूँ जो हंसती रहती हूँ। तो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उन्हें आप डांटेंगे ना तो वो स्माइल करते हैं। मेरे साथ एक और वाकया हुआ था, अगेन आई थिंक क्लास 8 की बात है, उर्दू की ये टीचर है एंड उन्होंने हमें अल्फाज मायने लिखने दिए थे, ठीक है, होमवर्क, और मैं कि होमवर्क करना भूल गई थी, मैंने नहीं किया, और वो जो है वो राउंड लगाने आई और उन्होंने कहा कॉपी खोले, मैं देख रही हूँ कि किस किसने काम किया। मैंने नहीं किया था, मैंने कॉपी खोल के बता दी भाई मैंने नहीं किया है। अब उन्होंने कहा आपने नहीं किया, खड़े हो जाए। अब वो डांटने लगी मुझे। जब वो डांट रही थी तो मुझे समझ आ रहा है ना मैंने नहीं किया, ठीक है, आप गुस्सा कर लें, आप डांट लें, मुझे पनिश कर लें, लेकिन जब मुझे डांटने लगी तो अगेन मेरे मुंह पे आ गई स्माइल। अब जब स्माइल आई ना तो उन्होंने मुझे क्या डांट के कहा, उन्होंने कहा आपको बहुत हंसी आ रही है, आपने होमवर्क नहीं किया, मैं आपको डांट रही हूँ, आपको बहुत हंसी आ रही है, आपको मैं इतनी जोर से मारूंगी आपके सारे दांत निकल के बाहर आ जाएंगे। दिस इज अ टीचर टेलिंग मी एंड आई वाज इन क्लास 8। शहरबानो मेरा वही हाल हुआ जो आपका हुआ। जैसे ही टीचर ने मुझे कहा मेरे माइंड में मेरा एक इमेज और मुझे और हंसी आई। उफ ये टीचर तो शी फ्लिप्ड, आपको हंसी आ रही है। अब मैं उनको क्या समझाऊं कि मिस मेरा ब्रेन ऐसा है कि जैसे ही मैं कोई जुमला सुनती हूँ ना आई हैव अ विजुअल इमेज, और आप ये कह रही हैं मुझे आपके कानों में कोई आवाज नहीं आ रही, मुझे सिर्फ अब ये इमेज आ रहा है कि साजदा करिए उसके कोई दांत नहीं है। So when I grew up, I had the opportunity to go and talk to these teachers and मैं उनको समझाने लगी कि मैम ये हो रहा था मेरे साथ, मैं एक नॉर्मल बच्ची, एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं अब खड़े होके आपको बता रही हूँ कि जब अभी भी मेरे साथ ये होता है, आप मुझे कुछ भी कहेंगी मेरे माइंड में एक इमेज आता है, दैट्स हाउ आई थिंक, दैट्स हाउ माय ब्रेन थिंक्स। तो आपके गुस्सा मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, आपकी डांट मुझे सुनाई नहीं, मुझे इस बात पे हंसी आना शुरू हो गई। So the reason to share all these stories today is देखें आपके दरमियान आपकी क्लास में ऐसे बच्चे होंगे जिसको आप मुझे कहेंगी कि मैं डांट उसको रही होती हूँ और वो हंस रहा होता है। एज ए टीचर आप बॉयल हो जाती हैं, आपको इतना गुस्सा आता है। लेकिन हम बात क्या करें, हम ये कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों से मैंने कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ ये सीखा कि वो टीचर मुझे नहीं समझ पाई, लेकिन उस टीचर की पनिशमेंट से, उस टीचर के रवैये से मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरे ब्रेन में ये वो सारे टीचर्स हैं जो फेल हो गए किसी बच्चे को समझने के लिए। दे नेवर अंडरस्टूड कि वो ऐसा क्यों करती है वो ऐसा रवैया उसका क्यों है, ठीक है ना, मेरे अंदर कोई बिहेवियर प्रॉब्लम था ना मेरे अंदर कोई लर्निंग डिफिकल्टी थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा था ना। ज्यादा से ज्यादा तो ओनली प्रॉब्लम आई हैड वाज आई वाज वेरी वेरी talkative. So what we will try and do is we will try and understand कि कैसे हम behavior को manage करें। तो दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे। सरवत आपका भी बहुत अच्छा हैंड आउट था और उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आपने दिए थे, बट बेसिकली मैं आपको क्या समझा रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि बच्चों के साथ बैठकर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी अगर उसने बिहेवियर फॉलो नहीं किया तो हमें क्या करना चाहिए उसका आप बच्चों के साथ बैठकर एक लिस्ट बना लो, ठीक है। वन ऑफ देम इज स्टार्टिंग हमेशा विथ रिमाइंडर। रिमाइंडर हियर इज वार्निंग। सबसे पहले हमें बच्चों को वार्निंग देनी है कि भाई आपने ये काम किया, गलत काम था, आपको याद है ना ये हमारे रूल में ये नहीं है। इसके बाद अगर खुदा ना खास्ता फिर भी बिहेवियर रिपीट हो रहा है तो अब हमें कोई एक्शन लेना है। अब आज की क्लास यहाँ से शुरू होगी कि मुझे क्या एक्शन लेना है, नंबर 1, और नंबर 2 अगर मैं एक्शन ले रही हूँ और अगर फिर भी वो मेरी बात नहीं मान रहा तो मैं क्या करूंगी, राइट। बिकॉज से आपने एक्शन में ये दिया है कि ओके यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो इन ब्रेक। मिसाल के तौर पे आपने ये उसको सुनाया है कि आज आपके बिहेवियर का ये अंजाम होगा, और अगर फर्ज करें कि वो अपनी चेयर पे बैठा रहा, आपने तो बता दिया ना कि उसको क्या करना है, और उसने आपकी बात ही नहीं मानी, वो यूं ही बैठा हुआ है, हिल ही नहीं रहा अपनी कुर्सी से, तो आप क्या करेंगी? क्या घसीट के उसको ले जाएंगी? अगर उसके हाथ से घसीट के ले जा रही हैं तब भी वो और रिएक्ट कर सकता है, या आपकी क्या इज्जत रही कि अगर आपको उसको पुल करके ले जाना है। तो व्हाट शुड यू डू इफ दे डोंट फॉलो योर कॉन्सिक्वेंसेस, इस पे इंशाल्लाह आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, आज मैं आपको ये हैंड आउट भी दे दूंगी। कॉन्सिक्वेंसेस आपको अपनी स्कूल मैनेजमेंट के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के बनाना है,
Every school, every management, every home should have a different set of consequences जो आपके लिए applicable हो. Here I've given some examples. अच्छा, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी ना, पढ़ाने से पहले मैं ये लाइन समझाना चाह रही हूँ कि जो टेक्निक्स मैं आपको समझा रही हूँ उसको कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन. यानी अगर बिहेवियर में चेंज लाना है तो हमें कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है. देयर आर 3 नेम्स फॉर इट. देयर इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन, देयर इज बिहेवियर टेक्निक्स एंड देयर इज बिहेवियर थेरेपी या बिहेवियर इंटरवेंशन. आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन साइकोलॉजी, जो बुक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये है. बुक इज कॉल्ड 1 2 3 मैजिक फॉर टीचर्स. इसका पेरेंट वर्जन भी है, इसका टीचर वर्जन भी है. 1 2 3 मैजिक फॉर पेरेंट अलग बुक है, 1 2 3 मैजिक फॉर टीचर्स अलग बुक है. बुक जो है वो फ्री ऑनलाइन है, पीडीएफ इसकी अवेलेबल है. इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड लेट मी नो, आई कैन शेयर, यू कैन रीड द होल बुक. वरना इसकी अहम बातें इंशाल्लाह मैं आज आपको समझा दूंगी. बट जुमला जो मुझे फोकस करना है वो ये है कि ये जो टेक्निक्स है ना, अगर ये सही तरीके से अप्लाई हुए तो ये कभी भी फेल नहीं होंगी, क्योंकि ये बिहेवियर के चेंज की टेक्निक्स हैं. अब अगर आप में से किसी ने कोई बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की है, हैज देयर बीन एनीबडी इन द ग्रुप, या आप किसी को जानते हो जिसने कोई मिसाल के तौर पे आई डोंट नो सिगरेट छोड़ने की कोशिश की है या च्युइंग गम छोड़ने की कोशिश की है, कोई भी ऐसा बिहेवियर, एनीबडी हैज ट्राइड टू चेंज समथिंग इन देमसेल्व्स? कितना टाइम लगता है? सवाल मेरा ये था कि कितना टाइम लगता है कि वो बिहेवियर चेंज हो जाए, आप बोलें. It takes a lot of time, you know. I think बंदे के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कंसिस्टेंट हैं उस हैबिट को बदलने के लिए. जस्ट स्लीपिंग की बात करते हैं, बिल्कुल जनरल सी. सही कि सही. रात को मुझे नहीं बैठ के कुछ करना, मुझे 11 पे सोना है. जस्ट अ सिंपल टास्क, 11 पे सोना है. बिल्कुल. बट इट डजंट हैपन एवरी डे. बहुत छोटी सी चीज है. बिल्कुल. anybody who has tried to change a behavior, and पता है मेरे ख्याल में तो जितना आप बड़े हो जाते हो, जितना आप एडल्ट होते हो, उतना और मुश्किल हो जाता है. राइट? इट्स इजी टू ट्रेन चिल्ड्रन इन फैक्ट. लेकिन चाहे आप एडल्ट हो चाहे आप बच्चे हो, रूल याद रखेंगे, मिनिमम कोई भी बिहेवियर चेंज करने के लिए हमें 4 हफ्ते चाहिए. 4 हफ्ते इज 1 मंथ. राइट? 1 मंथ. यानी अगर मैंने आपसे कहा कि इस बच्चे के साथ ये टेक्निक जाके ट्राई करें आप, तो मैं आपसे ये कहूंगी जाओ इसको ट्राई करो. आप मुझे वापस आके कहेंगी नहीं मिस इफेक्टिव नहीं है, मैं आपसे कहूंगी फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो. 4 हफ्ते गुजर जाएंगे और अगर फिर भी कामयाब नहीं हुआ, फिर मैं आपसे कहूंगी हाँ मे बी दिस इज नॉट द राइट टेक्निक. बट वी हैव टू, द मैजिक वर्ड लाइक यू सेड सरवत, कंसिस्टेंटली. ये नहीं कि आज मैंने शुरू किया तो कल मैं भूल गई, परसों मुझे यहाँ जाना था फिर ये हो गया वो नहीं. अगर आपको इस चीज में घुसना है तो देखो फिर उस तरीके से घुसेंगे कि इट्स ए कमिटमेंट. कमिटमेंट होती है कि आपकी तरफ से भी होगा, उनकी तरफ से भी होगा, इनपुट होगा दोनों तरफ से. अगर आपने बच्चे से कहा है कि बेटा आई विल हेल्प यू चेंज दिस बिहेवियर, आई विल हेल्प यू इम्प्रूव दिस बिहेवियर, तो फिर आपका आय जरूरी है, मुझे आपके प्रेजेंस की जरूरत है. ये नहीं होगा क्योंकि जैसे ही बच्चे को ये फीलिंग आई कि कहती तो है करती नहीं है, या दैट्स इट, वी आर बैक टू जीरो. तो अगर ये 3 चीजें आप याद रख लें. नंबर 1, इनअप्रोप्रिएटली अप्लाइड. कि अगर आपको टेक्निक ही समझ नहीं आई है मेरे पूरे समझाने के बाद भी, क्योंकि ऑब्वियसली कितने डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, अगर आज के बाद फिर भी समझ नहीं आई तो मैं आपसे कहूंगी डू नॉट ट्राई अंटिल यू लर्न. तो फिर आप मुझसे दोबारा पूछे कि मिस ये नहीं समझ आया, दोबारा समझा दें. नंबर 1, अप्रोप्रिएटली अप्लाइड. नंबर 2, इनकंसिस्टेंटली. अगर आप ही लगातार नहीं करें, रोजाना नहीं करें, सही नहीं करें, तो फिर वहां गड़बड़. और तीसरा और शायद सबसे ज्यादा अहम है, गिव अप सून. ये क्या है? आपको पता है ना अभी हमने क्या बात बोली कि बिहेवियर फौरन चेंज नहीं होता, कुन फयकुन नहीं है. राइट? तो हमें चाहिए कि आपकी तरफ से भी पेशेंस हो, और ये अननेसेसरी प्रेशर आप बच्चे पे भी नहीं डालेंगे. इतने दिन हो गए, कब से मैंने आपको समझाया, इतनी दफा समझाया, कितनी दफा समझाया, फिनिश्ड. राइट? तो इन तीनों चीजों पे हम थोड़ी सी बातें करेंगे आज की क्या क्या सही तरीका है,
किस तरीके से अप्लाई करना है, और फिर व्हाट हैपेंस, मुझे क्या करना चाहिए जब मैं बहुत ज्यादा फेड अप हो रही हूँ या मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रही हूँ। ठीक है, तो इन चीजों को इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। एट दिस पॉइंट एनीबडी हैज अ क्वेश्चन? समझ आ रहा है सबको? इस सब मैं भगा रही हूँ, मैं इस पे आ रही हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अब मैं बात करूंगी आपसे, क्लासरूम रूल्स आपने बना लिए, बहुत अच्छे बना दिए माशाल्लाह, बच्चों के साथ बैठ के बना लिए, चिल्ड्रन एज यंग एज 2.5 से पूछ के बना लिए। ठीक है, आपने अपने जहन में भी आंसर्स लिख लिए हैं कि भाई ये मेरे क्लासरूम के रूल्स होंगे, लेकिन आपने उनसे इनपुट लिया और फिर आपने कंबाइन करके उनके साथ बनाए। छोटे बच्चों के लिए पिक्चर्स बनाए, बड़े बड़े बना के आपने लगा दिए क्लास, उनसे ये भी पूछ लिया कि आप रूल फॉलो करोगे तो क्या क्या होगा, आप नहीं फॉलो करोगे तो क्या करना चाहिए, हायरार्की भी बना ली। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई इफ दे डोंट फॉलो तो मुझे क्या करना चाहिए। तो कॉन्सिक्वेंसेस के 3 टाइप्स हैं, एक हम कहते हैं नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, एक हम कहते हैं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, और तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस होता है जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ प्रिविलेज। इन तीनों को मैं आपको समझाऊंगी कि जो आप बच्चों के साथ ब्रेनस्टॉर्म करेंगे ना कि मुझे क्या करना चाहिए अगर आप रूल फॉलो ना करो, उस कॉन्सिक्वेंसेस को मैं कैसे डिजाइन करूं। अब नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि आप अपने ही बिहेवियर से लर्न करो, यानी जो आपने रूल्स बनाए थे अपने क्लासरूम के, वो अगर हमने फॉलो नहीं किए तो जो भी आपने कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड किए बनाए हैं उनके ऊपर हमें एक्शन लेना होगा। ये हमारे बच्चे का नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है, अब लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस में हम क्या करते हैं, मैं इनको और भी समझाऊंगी। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं आप अपने बिहेवियर से ही उसका लॉजिक निकालो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बच्चों के लिए एग्जाम्पल ये घर का एग्जाम्पल है कि अगर वो मिल्क पी रहा था और उसके हाथ से अगर गिर गया तो मैं इसको बोलूंगी बेटा आप ही वाइप करो, राइट। अगर स्कूल में, अब आई वॉन्ट यू टू थिंक कि कब लॉजिकल यूज करना है और कब नेचुरल यूज करना है। लॉजिकल के लिए क्या है कि उसी के बिहेवियर से हम कोई उसको ऐसा अमल करवाएं जो करेक्टिव हो। अब अगर मैं किसी बच्चे से बात कर रही हूँ, 2 बच्चों की लड़ाई हुई और मैंने उसको बोला बेटा व्हाट हैपेंड, तो उसने कहा मिस उसने मेरी कॉपी फाड़ी, मैं भी उसकी कॉपी फाड़ूंगा। बच्चे ऐसी बातें करते हैं ना, उसने फाड़ी है मैं भी फाड़ूंगा। अब क्या यहाँ पर इस सिनेरियो में मैं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस यूज कर सकती हूँ? डज इट मेक सेंस कि मैं बच्चों की लॉजिक यूज करूं और मैं बोलूं जी बेटा आप भी जाके फाड़ें फिर, राइट? अच्छा, अब आपको मैं बताऊं, देयर आर फादर्स लाइक दैट जो अपने बच्चों की ट्रेनिंग ऐसे कर रहे हैं, उसने तुम्हें मारा तुम उसको कल लाके 2 लगा के आना। या और उन फादर से मेरी बहुत लंबी लंबी कभी बहस होती है और वो कहते हैं फिर ये कब सीखेगा और ये और वो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई होप कि इस ग्रुप में हम सब एग्री करते हैं कि देखें कब कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है ये मैं आपको नहीं सिखा सकती। मैं आपको ये सिखा सकती हूँ कि कितने टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस हैं और आपने डिसाइड करना है। आपको हम देंगे इतना बड़ा टूल बॉक्स, अब आपके ब्रेन को डिसाइड करना है कब कहाँ कौन सा हथियार मुझे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बच्चे का दिल भी चाह रहा है लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस करने का, तो ये एग्जाम्पल में लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस समझ नहीं आ रहा कि इसने मेरी कॉपी फाड़ी मैं भी फाड़ूंगा। लेकिन मिसाल के तौर पे 2 बच्चे हैं, ठीक है, और अगर दूसरे एग्जाम्पल में ये हुआ कि 2 बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे के हाथ से दूसरे बच्चे का चश्मा टूट गया। ठीक है, अब सही तरीका क्या है, मुझे उसको क्या बोलना चाहिए? what should the child do? एक्सक्यूज कर ले बाय मिस्टेकन की अगर हो गया। ठीक है, और क्या करना चाहिए? 2 बच्चे खेल रहे हैं, झगड़ा हो गया, एक बच्चे के हाथ से दूसरे का चश्मा टूट गया, सही तरीका क्या है? उससे टूट गया वो उसको जाके अपोलोजाइज कर सकता है। इट्स डन बाय मिस्टेक, एरर वो हो गया है, इंटेंशनली नहीं किया। नो सॉरी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एग्जांपल सारे इंटेंशनली है, लड़ रहे हैं ये,
राइट, लड़ है ना, बिहेवियर की बात करें ना कि दे वर फाइटिंग एंड दे वर फाइटिंग, एक बच्चे के हाथ से दूसरे बच्चे का चश्मा टूट गया, अब वो मिस उसने मेरा चश्मा तोड़ दिया, मुझे नजर आया, अब्बू मुझे डांटेंगे, सही बोल रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सिक्वेंसेस हमें यूज करना चाहिए, लॉजिकल, लॉजिकल में क्या है कि भाई उसने मेरा तोड़ा मैं भी तोड़ूंगा, राइट। इस बच्चे को सही हमें मशवरा क्या देना चाहिए कि we should not lose temper, हमें इस तरह फाइट करना नहीं चाहिए कि उसमें हर्ट हो जाए। मैं क्या सिखा रही हूँ, मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि बच्चे को हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, राइट। जहां पर भी, जहां जिस हद तक ये पॉसिबल है, जहां पर भी किसी भी बच्चे ने किसी दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो उसकी कॉपी फाड़ी है, चाहे उसकी चश्मा तोड़ा है, तो आप उसको कहोगे नाउ यू विल हैव टू रिपेयर दिस, या अगर उसने उसकी कॉपी फाड़ी है तो आप कहेंगे बेटा यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट हिज चैप्टर, दिस चैप्टर जो इसका खराब हुआ है ना आप लिख के देंगे, या मिस ये लॉजिकल नहीं आएगा, ये लॉजिकल में नहीं आता, या ये आता नेचुरल में आ रहा है। देखो मैं आपको कह रही हूँ नेचुरल एंड लॉजिकल दोनों को आपको खुद सही से यूज करना है कि कब कहाँ क्या चीज होगी। If child is younger, he cannot write, then what is the solution? Of course, miss, तो फिर आप ये डिसाइड करेंगे ना कि कौन सी चीज कौन से एज पे अप्रोप्रिएट होती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम कह रहे हैं कि वन वे इज टू टीच द चाइल्ड, एंड सिर्फ उसको ये अगर बोलोगी ना मिस कि बेटा चलो आप उसको सॉरी बोल दो, आइंदा वो ये नहीं करेगा। तो अगर आपने मेरी कॉपी फाड़ी है और आप मुझे सिर्फ ये कह रही हो कि आप उसको सॉरी बोल दो, तो मैं कहूंगी कि मिस ये क्या बात हुई, उसने मेरे इतना नुकसान कर दिया, आप सिर्फ बोलने सॉरी। कहीं ना कहीं मुझे भी सीखना होगा कि इफ somebody does anything तो फिर हाँ I also get repaid, और उसी तरह उस इंसान को भी सीखना है अगर मैंने कोई गलत काम किया तो फिर कोई चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपका कॉन्सिक्वेंसेज है, इफ यू हैव टॉर्न अ पेज, अब आपको डिसाइड करना है क्या ऐसा पेज है कि उसके ऊपर टेप लग सकता है, अगर टेप लग सकता है तो बोले यू विल गो गेट द टेप एंड यू विल टेप इट इन फ्रंट ऑफ मी। आपका वजूद जरूरी है, ये ऐसा ना हो कि वो कॉरिडोर में जाके दूसरा पेज भी फाड़ दे। रिमेम्बर मिस, रिमेम्बर जब मैंने उसको ये हुक्म करके ये काम करवाऊंगी ना, वो बच्चा गुस्से में होगा। No child will be happy to get any sort of consequences, right? तो उसका थोड़ा बहुत तो ego hurt हुआ है, तो आप कहेंगे I am standing here and I want you to take this tape and tape his page, right? या आप कहेंगे you will sit in the break time and you will copy his work and then give him his book. क्या हुआ, सिर्फ आपकी टोन से फर्मनेस है, याद रखेंगे फर्मनेस इज फ्रॉम हियर, गुस्सा नहीं, अग्रेशन नहीं आना चाहिए। गुस्सा आएगा तो मैं भी आऊंगी इस पे कि क्या बच्चा कितना खुश हो जाता है जब आप गुस्से होती हैं, गुस्सा नहीं चाहिए मुझे फर्मनेस चाहिए। आप इमेजिन ये करेंगी कि आप एक जज हैं, यू नो जब जज कोर्ट में होता है और अगर वो सजाए मौत भी सुना रहा होता है ना, उसकी आवाज में कोई शेकीनेस नहीं होता, चाहे उसके सामने वो क्या कहो जज प्लीज वो मिन्नतें करा होगा, वो अपनी जगह बस वो आया बैठा उसने सुना दिया अपना वर्डिक्ट एंड ही इज लेफ्ट, देयर इज नो हेजिटेशन। आप वो हैं, जब आप कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे को बता रही होती हैं तो आपकी आवाज में एक फर्मनेस, एक कमांड, एक अथॉरिटी नजर आनी चाहिए, अग्रेशन नहीं आना चाहिए और सॉफ्टनेस भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कमांड बिल्कुल क्लियर होगा। और जहां तक तबस्सुम आपकी मेरे ख्याल में सवाल था कि इफ इट इज अ यंगर चाइल्ड और उसने ऐसी हरकत की और वो नहीं लिख सकता मिसाल के तौर पे, तो हम क्या करेंगे उसके साथ, क्या कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई केजी नर्सरी का बच्चा है और उसने किसी और बच्चे की कॉपी फाड़ी है और ये इसलिए फाड़ी है क्योंकि वो दोनों की लड़ाई हो रही थी, तो हम क्या कर सकते हैं, इमोशनली उसको एहसास दिला सकते हैं। yes but emotionally बिल्कुल बिल्कुल, but what will I do Tabassum, I will make the child sit with me, both the children, and I will say do you know what you did, do you know how, for instance अगर अली ने हसन की किताब को फाड़ा है तो मैं बोलूंगी अली do you know how हसन feels when you did this, आपके ख्याल में उसको अब कैसा लगता है कि उसका पेज फट गया होगा, हम हसन की हेल्प कैसे कर सकते हैं, ओके अगर वो लिख नहीं सकता तो मैं इसको बोलूंगी ओके कैन वी स्टिक इट, मैं आपको ये पेज दे रही हूँ आप ये ले लो, आप इस पे ग्लू लगाओ, आंटी आपकी हेल्प करती है स्टिक करने के लिए, बट आई विल बी देयर टू हेल्प दैट चाइल्ड लर्न that whatever he has done has affected the other person.
ये होता है करेक्टिव पनिशमेंट। सिर्फ आपके डांटने से, गुस्सा करने से, चिल्लाने से ये बच्चे सुन 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 के है ना आदी हो जाते हैं। हम लोग बड़े भी हो जाते हैं, हम कहते हैं ना वो तो बोलती रहती हैं। बच्चे घर में भी ये करते हैं, बच्चे स्कूल में भी ये करते हैं, बहुत आराम से वो कहते हैं वो वाली आंटी तो गुस्सा ही करती रहती है। और समटाइम्स बच्चे माइंड बनाकर कुछ हरकत करते हैं कि हमें ये रिस्पॉन्स मिलेगा तो उस वक्त हम ये करेंगे। They are ready to face the Absolutely. situation. And you know, miss, the children as young as grade 1 can plan कि ये न्यू टीचर आई है, मुझे पसंद नहीं है, मैं इनको भगा दूंगा। There are कभी कभी स्कूल में ऐसा होता है ना कि आपको होता है यार बार बार इस क्लास की टीचरें क्यों चेंज होती हैं, बार बार ये टीचर चली क्यों जाती है, एक साल में तीसरी टीचर क्यों छोड़ के गई, जरा इन्वेस्टिगेट करें। तो यार समटाइम्स ओके देयर इज रैंडम, बट समटाइम्स यू रियली फिगर आउट कि ओहो ये बच्चों ने तो प्लान कर करके तंग कर करके भगा दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जो पहली वाली टीचर थी उनको वही वाली टीचर चाहिए। So children can, जो मैंने वर्ड बार बार कोर्स में यूज किया, is manipulative. Children as young as 2.5. 2.5 एक साइकोलॉजी में थ्योरी है, गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में एक तरफ पेरेंट होता है, एक तरफ चाइल्ड होता है, एक तरफ एडल्ट होता है, और हम उसकी एक पूरी फिलॉसफी है कि हाउ चिल्ड्रन एज यंग एज 2.5 हैव द एबिलिटी टू फिगर आउट कि किस तरीके से किसका और कैसे इस्तेमाल करना है अपने एडवांटेज के लिए। ठीक है, तो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, आपने खुद डिसाइड करना है कि कौन सी चीज लॉजिकल है और कौन सी चीज उसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस में होंगी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कोई एक्शन लेना है। तीसरी बात क्या हो गई? तीसरी बात हो गई लूजिंग प्रिविलेज। अब ये चीज हम यूज करते हैं स्कूल में, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं हम आपको ब्रेक में नहीं जाने देंगे, हम आपको पीटी में नहीं जाने देंगे, हम आपको अगर कोई फील्ड ट्रिप आपका होने वाला है वो नहीं जाने देंगे। अब लूजिंग प्रिविलेज इज नॉट समथिंग जो हम उनके अगेंस्ट हैं। जो चीज आपको जहन में रखनी है वो दो बातें हैं। नंबर 1, अगर हम कह रहे हैं मैं आपको ब्रेक में नहीं जाने दूंगी या मैं आपको पीटी में नहीं जाने दूंगी, तो असल में तरीका यह है कि देखें, लॉस ऑफ प्रिविलेज इज ऑल्सो एज वाइज। अगर आपके पास कोई बच्चा है जो 10 साल का है और अगर आप उसको नहीं जाने दे रही, तो हम आपसे कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए नहीं जाने दें। ये नहीं है कि पूरे पीरियड में आपने अपने पास बैठा के रखा, इसको थोड़ा सा देखना होगा। नंबर 2 ये होगा कि देखिए आपने बिठा के तो रखा है, लेकिन जब आपने बिठा के रखा है तो वो क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग? अगर वो जाके सिर्फ ऊपर ऊपर देख रहा है या आपकी शक्ल देख रहा है या कलरिंग कर रहा है या ड्राइंग कर रहा है, तो फिर वो तो उसको और मजा आ रहा है। तो अब फिर उसकी करेक्टिव जो हम बिहेवियर चाह रहे हैं या उसके अंदर चेंज जा रहे हैं वो अचीव नहीं हुआ। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डिटेंशन, अब आई डोंट नो इस वक्त क्या आप लोगों के स्कूल में आफ्टर स्कूल डिटेंशन ऐसी कोई चीज है, होता है? आई टेक द साइलेंस एज अ यस और अ नो। किसी के स्कूल में नहीं है आफ्टर स्कूल डिटेंशन, आपको बैठा के रखेंगे, छुट्टी बंद करेंगे आपकी, ऐसा नहीं होता? अच्छा, आप कहेंगे सिर्फ साजिदा ने किया, मैं तो बहुत बैठी हूँ स्कूल के बाद 1-1 घंटा, ये सबसे ज्यादा बातें करने के लिए ही, या काम मुकम्मल नहीं था, लेकिन मतलब होता है कुछ स्कूलों में, वो पहले भी था और अब भी होता है। बट इन तमाम चीजों के लिए मैं आपको यही बार बार कह रही हूँ कि इफ एट एनी पॉइंट हम कोई भी डिटेंशन, सस्पेंशन या लॉस ऑफ प्रिविलेज में कोई भी टाइम हम बच्चे का रोक रहे हैं, जिसको हम कहते हैं टाइम आउट, कि उसको उस टाइम में हम वो एक्टिविटी ना करने दें जो बाकी बच्चे कर रहे हैं, तो फिर ये याद रखिएगा कि जब आप बच्चे को उस टाइम आउट में रख रही हैं तो उस वक्त वो क्या कर रहा है, उस वक्त उसे कोई ऐसी चीज करनी चाहिए जो उसे पसंद ना हो। यानी अक्सर हम इन बच्चों को आइदर मैथ्स की कोई वर्कशीट दे देते हैं या कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग की कोई एक्टिविटी दे देते हैं या कोई ऐसी चीज देते हैं जो कि थोड़ी सी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग ना हो, ताकि एटलीस्ट दे आर थिंकिंग एंड दे आर डूइंग समथिंग व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वुड अदरवाइज डू। या हम उनसे डिस्कस करते हैं कि डू यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाई आई डिड नॉट लेट यू नो, what was it about your behavior that we did not allow you to go, and how do you think we should change your behavior? ठीक है, अभी तक हम किन बच्चों की बात कर रहे हैं? हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो येलो ट्रायंगल के अंदर है, और हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो आपने उनको बता दिया है रूल, आपने कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए एंड दे आर नॉट फॉलोइंग योर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, देन व्हाट विल हैपन? अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि आई रियली वॉन्ट यू टू think of yourself as a judge.
थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना, आप कोर्ट रूम में आप जज हैं, एक तरफ आप हैं और एक तरफ है बच्चा। अब आपने सुना दिया अपना हुक्म कि टुडे बिकॉज यू डिड नॉट फॉलो दिस या बिकॉज यू डिड दिस थिंग, आई विल मेक यू सिट इन ब्रेक विद मी, यू आर नॉट गोइंग टू गो इन ब्रेक। आपने ये सुना दिया ना। अब आपके ख्याल में बच्चा क्या करेगा? After you've told him, beta, I will not let you go in break today. फौरन मान जाते हैं बच्चे? नहीं, वेरी मच वरीड। ब्रेक तो उनका प्लेजर टाइम है, उसको रोकना इज आई मीन जुल्म है उन पे। तो ये विल से सॉरी नहीं करूंगा, जाने दें। शाबाश शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। अब बात ये है, मैंने शायद आपसे पहले भी कहा था, ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये आपके घर में भी होता होगा, ये स्कूल में भी होता होगा। तो बस तुम शायद आपने बात की थी, मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में मैं आपको जवाब दूंगी, something about your child. What I want you to remember both as a mother and as a teacher right now, कि the minute आप किसी भी बच्चे को कोई हुक्म सुना देना कि बेटा this I will not let you do, आपने मेरी बात नहीं मानी, now this is the consequences, अब ये होगा। जैसे ही as a judge आपने ये बात सुना दी, तो अब याद रखें कि एक तरफ है बच्चा और एक तरफ है आप। अब बच्चे के पास इस जंग में, देयर इज अ जंग नाउ, राइट, देयर इज यू एंड देयर इज द बच्चा। बच्चे के पास हम कहते हैं 6 हथियार हैं, 6 वेपन्स हैं जो वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, आपका माइंड चेंज करने के लिए या आपका रवैया चेंज करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मार्टिडम। मार्टिडम क्या है? मार्टिडम वो है कि कभी कभी क्लास स्कूल में शायद बच्चे कम करते होंगे, लेकिन करते हैं कभी कभी, वो इस तरह की बात कहते हैं कि मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, आप हमेशा ही मुझे कहती हो, आप मिस मुझे ही कहती हो, आपको वो नजर नहीं आता, आपको ये नजर नहीं आता। यानी वो क्या कर रहा है? यानी वो अपनी पोजीशन ये बता रहा है कि मैं तो हूँ बेचारा, मैं तो हूँ ऑन वन साइड, आप मुझे ही कहती रहती हो। ठीक है, कुछ बच्चे ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, अब बहुत कम बच्चे ये करते हैं, लेकिन घरों में ये टेक्निक बच्चे बहुत इस्तेमाल करते हैं। वह दे डू द एग्जैक्ट ऑपोजिट। जैसे आप तो बहुत अच्छी हैं, आप मुझे छोड़ देंगी, मक्खन लगाने लगते हैं, बटरिंग कर रहे होते हैं, राइट, दे मेक यू फील गुड। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे फिजिकल टेक्निक यूज करते हैं। जब उन्हें पता है कि वो जो है वो इस तरह प्यार से या वो इस तरह से नहीं पटाएंगे, तो फिर वो गुस्सा करने लगते हैं। अब गुस्से में क्या होता है, वो चीजें उठा के फेंकते हैं, या वो जो है किक करने लगते हैं, पंच करने लगते हैं। वो फिजिकली दिखा रहे हैं कि उन्हें गुस्सा आ रहा है, और वो आपको करना चाह रहे हैं इंटिमिडेट। इंटिमिडेट क्या? यानी अपने बिहेवियर से शो करना चाह रहे हैं कि मैं इस वक्त गुस्से में हूँ, मैं एग्रेसिव हूँ। और क्या इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग करते हैं, और बच्चे असल में क्लास में और स्कूल में यही कर रहे होते हैं, सॉरी मिस, एक दफा। अब आपका दिमाग खराब होता है, आप कहते हैं सही से बोलो, क्योंकि आपको भी पता है कि ये सॉरी नहीं है, ये सॉरी मिस, ये बिल्कुल वो वाला सॉरी नहीं है जो आपको सुनना है, ये वो वाला सॉरी है कि छोड़ दे मुझे, जान छुड़वा दें, राइट। तो कभी कभी ये इस्तेमाल करते हैं। छोटे बच्चे क्या करेंगे? छोटे बच्चे टेम्पर टेंट्रम्स करते हैं, कुछ बच्चे अब्यूज करने लगते हैं, कुछ बच्चे वाकई बुरा भला बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको ये कहा है कि अब आपको मैं ब्रेक में नहीं जाने दूंगी, या अब आप चले मेरे साथ, आपको पता है आपने मेरा बिहेवियर जो मैंने आपको बताया वो फॉलो नहीं किया, तो अब ये होगा। जैसे ही आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको बता दिए या याद दिला दिए कि सी यू डिड नॉट फॉलो द रूल, दिस विल हैपन, द मिनट यू सेड दिस विल हैपन, अब वो ये तमाम ये 6-7 हथियार में से कोई भी इस्तेमाल करेंगे अपना रवैया बताने के लिए, अपना एटीट्यूड दिखाने के लिए। ठीक है, और फाइनली थ्रेट है। आपके स्कूलों में मुझे नहीं पता, लेकिन एक दो स्कूल्स हैं, अगेन कम्युनिटी के स्कूल्स हैं, वहां पे बच्चे बाकायदा टीचर को ऐसी बात बोलते हैं, मिस मैं आपको देख लूंगा, मेरा ये जो है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में है, और ये आप मेरा क्या कर लेंगी, मेरे अब्बू तो ये है। सो समटाइम्स children very young can turn around and say something like that. ठीक है, क्या मैंने आपको बताया कि एक तरफ जंग चल रही है, कुछ बच्चों के पास ये हथियार है, वो इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे। मिस एक तरफ ये है ना, आपके पास क्या है? एनी आइडिया?
बच्चा आपके सामने खड़ा हुआ है, आप उसको बता चुकी हैं बेटा आपको मैं इस वक्त ब्रेक में नहीं जाने दूंगी, या इस वक्त जो फील्ड ट्रिप होगी उसमें हम आपको नहीं ले जाएंगे बिकॉज यू ब्रोक दिस रूल। ये कनेक्शन उसको बताना बहुत जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं बेटा आपके साथ ये, नॉट बिकॉज यू आर अ बैड स्टूडेंट, नॉट बट बिकॉज ये आपका बिहेवियर था और ये रूल हमने डिसाइड किया, ये बिहेवियर फॉलो नहीं करेंगे तो ये रूल होगा। ठीक है, आपने उसको बता दिया ये। अब आपके सामने उसको बात पसंद नहीं आई ना, जब आपने कहा, उसने ये बिहेवियर शुरू कर दिया, उसने या तो चिल्लाना शुरू कर दिया या आपको थ्रेट करना शुरू कर दिया या आपको प्लीज छोड़ दे इस तरह करके बोला, कुछ भी कर रहा है वो। अब जब वो ये कर रहा है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या करेंगी, कोई आइडिया है? आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए? मिस मैं बोलूं? बोलो। मिस एक दफा मैं वही सिटीजन में जब जॉब कर रही थी तो मैंने बच्चों को, बड़े बच्चे थे 9-10 के, तो जरा वो जाहिर उनकी गांव में रहते हैं, उनकी जबान बहुत मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल। तो वो मैंने बच्चे को डांट के हटा रही थी तो वो कहने लगा, नहीं हट रहा था, मैंने कान से पकड़ के उसको वहां से हटाया क्योंकि सब देख रहे थे, मैं एज अ टीचर वर्क कर रही थी। उसने कहा मिस आप बाहर आए, मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। अब जो टीचर्स थी वो सब शौक ना कि हेरा ने तो इनका कान पकड़ के बाहर कर दिया। जब मैं स्कूल में आई तो अंदर की तरफ आई ग्राउंड से, तो मुझे टीचर्स ने कहा कि मिस हेरा यहाँ इनके तो अब जो अब्बू हैं यहाँ के सेठ हैं और आप देखिएगा खानदान यहाँ पर होगा, आपने उनको हाथ लगा दिया। ठीक है। मैंने फिर उसी वक्त मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा कल तो मुझे आना ही आना है, जरा मैं देखूं तो करेंगे क्या वो। सही। नेक्स्ट डे मैंने देखा वाकई उनका पूरा जो खानदान होता है ना मर्द, वो सब हमारे स्कूल के अंदर, बुलाओ मिस हेरा को और हम देख लेंगे और ये वो। अब बच्चे को कॉन्फिडेंस मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उन्हीं के पेरेंट्स के सामने दोबारा उसका कान पकड़ा और मैंने कान पकड़ के बोला, मैं कहा आप इनकी लैंग्वेज सुनिएगा कि कल इन्होंने क्या यूज की है लैंग्वेज। ठीक ठीक ठीक। जब वो सिचुएशन आई तो बच्चा भी हैरान था, उनके पेरेंट्स भी। ये तो खैर एक बड़े बच्चे के साथ हुआ था, अब छोटे बच्चों ने तो कभी नहीं किया मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसके बाद क्या हुआ हेरा? फिर ये हुआ कि अपोलोजाइज कराया उनके फादर ने, वो बच्चा उसी तरीके से चेयर पटक के खड़ा हुआ। फिर उनके फादर ने उसको डांटा डपटा, मैडम से सॉरी कराया, मुझसे सॉरी कराया और फिर उसको यानी एहसास दिलाया कि वो गलत है वहां पर। सब हैरान थे कि आज तो हेरा ने बड़ा एक्शन ले लिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलो अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हम ये कह रहे थे कि जैसे ही आपने उस बच्चे को याद दिला दिया कि दिस वाज रॉन्ग बिहेवियर और इस बिहेवियर के ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो जैसे ही आपने उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताया, हो सकता है ऐसे बहुत हाई चांस है कि वो इन 6 टेक्निक्स में से कोई टेक्निक आपके खिलाफ यूज करेगा। यानी या तो वो आपको धमकी देगा, या वो शोर मचाएगा, या वो चीजें उठा के फेंकेगा, या वो आपको बहुत ज्यादा प्लीड करेगा, राइट, या बहुत ज्यादा फेक अपोलोजाइज करेगा, सॉरी 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 सॉरी, जब आपको पता है कि वो अपने बिहेवियर के लिए सॉरी नहीं है, वो सिर्फ छोड़ना चाह रहा है। उस बच्चे का जो भी रवैया हो, वो जैसे भी बिहेव कर रहा हुआ, इस जंग में 2 लोग हैं, एक तरफ बच्चा है, एक तरफ आप हैं। बच्चे का मैंने आपको समझा दिया, वो ये 6 टेक्निक्स आपके खिलाफ यूज करेगा। आपको क्या करना है मिस? अगर आपको मेरा जुमला याद है, मैंने आपसे कहा आप जज साहब हैं, आप जज हैं, आपने हुक्म सुना दिया। अगर आपने हुक्म सुना दिया तो अब आप क्या करेंगी? मैं आपको बता रही हूँ आप क्या करेंगी। आप कुछ भी नहीं करेंगी। सबसे मुश्किल काम मैं आपसे कह रही हूँ, राइट। ये देखो, ये जो इमेज है ना, ये क्रॉस वाला, ये भी अपने ब्रेन में उसी तरह फिट कर लो जैसे ट्रायंगल फिट करेंगे। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? नो टॉकिंग, नो इमोशन। अगर ये समझ आ जाएगा तो होपफुली इंशाल्लाह बिहेवियर का असल बात समझ आ जाएगा। अगर आपको बच्चे की तरबियत करनी है, अगर आपकी नियत ये है कि आपको उसके बच्चे की इस्लाह करनी है, उसको सही बिहेवियर सिखाना है, तो आपने रूल बना दिए, रूल के बाद कॉन्सिक्वेंसेस बना दिए। जब उसने कोई गलत काम किया तो आपने उसको उसका कॉन्सिक्वेंस यानी अंजाम यानी वर्डिक्ट सुना दिया, बेटा आपने ये नहीं किया, ये आपने रूल तोड़ा, इस वजह से आपके साथ ये हम करेंगे, ये एक्शन हमें लेना होगा। जैसे ही आपने उसको एक्शन सुनाया, हो सकता है बच्चा जो है वो आपके सामने ये सारी हरकतें करे, मिस ने गुस्से में चीजें उठा के फेंके। जैसे ही वो ये कर रहा है ना मिस,
आपने अपनी जगह बिल्कुल कुछ लम्हों के लिए, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ यू स्टे फर्म एंड काम, यानी आपके चेहरे पे भी मुझे गुस्सा नहीं चाहिए और आपके रवैये से भी मुझे गुस्सा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जज है ना। अगर आपने जरा सा गुस्सा दिखाया या जरा सा आपके बिहेवियर में नजर आया कि आप जो है वो अग्रेसिव हो रही हैं, तो बच्चा इसको अपने एडवांटेज के लिए मैनिपुलेट करेगा। मुझे चाहिए कि आप बिल्कुल कंट्रोल में हो, जिस तरह हिरा ने, खैर उसके बिहेवियर से तो हिरा मैं एग्री नहीं करूंगी, लेकिन कम से कम आप कॉन्फिडेंट थी और आप जो है वो कंट्रोल में थी कि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। आपने अपने मुंह को बंद रखना है और कुछ भी नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना मिस? क्योंकि अगर आप बोलेंगी तो ऐसे ऐसे अल्फाज आपके मुंह से निकलेंगे। क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं है कि आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आपको गुस्सा नहीं आए। अब आपके सामने एक बच्चा खड़ा है, आपने उसको कुछ कहा है, वो आपकी बात नहीं मान रहा, तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? ऑफ कोर्स गुस्सा आएगा, इंसान है, ठीक है। फिर इसके बाद वो आपसे जिद कर रहा है, आपके सामने और बदतमीजी कर रहा है, आपको और गुस्सा आएगा। अब अगर आपने मुंह खोला ना मिस, तो आप सिर्फ ऐसी बात बोलेंगे, क्या अब देखना मैं क्या करूंगी, अगर और ऐसा किया तो तुम देखना मैं और पनिशमेंट मिलेगी आपको। सिर्फ और जब आप गुस्सा करेंगे ना, तो फिर ये हम कहते हैं ये एडल्ट टेम्पर टेंट्रम है, नथिंग नथिंग। और जैसे ही बच्चे को पता चला कि आपको आ गया गुस्सा, समझे कि इस जंग में बच्चा जीत गया। गुस्सा नहीं आना है आपको। अगर गुस्सा आ रहा है, मैं इस पे आती हूँ कि क्या करेंगे, ठीक है। दो बातें बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ जब वो मेरी बात नहीं मान रहा मुझे गुस्सा आएगा, लेकिन मुझे ये चाहिए कि मेरे बच्चा आपके मुंह से ये सुने ना, आपके रवैये से ये फील ना करे कि मैंने इसको गुस्सा चढ़ा दिया है। मुझे चाहिए कि बच्चा अपने बिहेवियर से और आपके रवैये से और आपके टोन से ये फील करे कि मिस को पता है मिस क्या कर रही है, बिल्कुल इन कंट्रोल हो, ठीक है, मैनिपुलेटिव ना हो। अच्छा क्यों? अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि क्या करेंगी आप? कुछ भी नहीं करेंगी, आप अपना मुंह भी बंद करेंगी और अगर हो सके तो अपनी आई कांटेक्ट भी बच्चों को नहीं देंगी। क्योंकि जैसे ही मैं आपसे कहती हूँ ना, इग्नोर द चाइल्ड। इग्नोर की फिलॉसफी ये है कि अगर मैंने आपसे कभी पूछा कि आपने किसी को इग्नोर किया है, तो कैसे पता चलता है इग्नोर किया है? इग्नोर हम इंसान को ऐसे करते हैं कि मैं उससे बात नहीं करूं या मैं उसको आई कांटेक्ट नहीं दूं। क्योंकि बहुत सी चीजें हम जब बात करते हैं ना इंसान से, तो आंखों से भी बातें कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे कह रही हूँ मुंह बंद, तो आप अपने आंखों से भी बता सकती हैं बच्चे को कि मुझे आप पे गुस्सा आया हुआ है। तो आप ना तो उसकी तरफ देखेंगी और ना ही कुछ बोलेंगी फॉर फ्यू मिनट्स। क्यों? क्योंकि ये देखें इतनी प्यारी बातें मामली ने बोली है, इतनी अच्छी बात। मुझे तो आप भूल जाएंगे, माम को तो नहीं भूल सकते ना। क्या बोल रहे हैं माम? जब आप किसी बच्चे को डांटे, अब आपने डांटा है ना, उसको हुक्म सुना है ना आपने, तो आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कमरे में उसको अकेला छोड़ दें, इसका ये मतलब है आप डिस्टेंस दे दें अपने दरमियान और उस बच्चे के दरमियान। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको डांटा है, जब आपने उसकी इस्लाह की है, जब आपने उसकी कॉन्सिक्वेंसेस उसको बताए हैं, तो उसकी ईगो हर्ट हुई है। और वो जो ईगो, हर इंसान के अंदर ईगो हमने क्या बात की थी? ईगो इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कब आती है? 18 महीने, 18 मंथ्स का जब हम बेबी होता है ना, तब हमारी आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाती है। तो ईगो जब आ जाता है, तो हमने क्या बात की? हमने ये कहा कि अगर आपने उसको कुछ कहा है, आपको थोड़ा सा स्पेस दें उसको। क्यों देंगी? क्योंकि वो अपने ईगो को दोबारा से कंपोज कर रहा है कि मुझे ये कहा गया। अगर आप उसको थोड़ा स्पेस देंगी ना मिस, मैं आपसे कह सकती हूँ 90% ऑफ द टाइम, फिर भी कुछ बच्चे रह जाएंगे, लेकिन 90% ऑफ द टाइम अगर आप उसको थोड़ा स्पेस देके छोड़ देंगी, तो वो काम करने लगेगा जो आपने बोला है। लेकिन अगर आप उसके सर पे सवार रहेंगी और कहेंगी कर रहे हो ना, मैंने क्या बोला है, सीधे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े, जितना जितना आप चीखेंगी उतना उतना मैं कह रही हूँ वो रेजिस्ट करेगा। इस फिलॉसफी को थोड़ा सा समझ लो। क्यों रेजिस्ट करेगा? क्योंकि उसका ब्रेन क्या कर रहा है, उसका ब्रेन ये 6 टेक्निक्स ब्रेन में ट्राई कर रहा है। हाँ, ये मुझसे ये काम कराना चाह रही है, मैं बताऊंगा इसको।
राइट। अब दिस इज चाइल्ड साइकोलॉजी कि जैसे ही हम बच्चों को कुछ कहते हैं, कोई अथॉरिटी फिगर उन्हें कोई हुक्म देता है, तो उनका जो इंडिपेंडेंट ब्रेन वाला एरिया है ना, वो चैलेंज करने लगता है, और वो इस तरह 6 टेक्निक्स यूज करते हैं चैलेंज करने के लिए। आपसे हम क्या बोल रहे हैं, आपसे हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, हुक्म सुना लिया, छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा उसको स्पेस दो, वो अपना आई कांटेक्ट भी नहीं देना, मुंह बंद, थोड़ी सी देर दें ताकि वो काम शुरू करे। आपसे मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बच्चे को ना हमने देखना है, ना सुनना है, ना बात करनी है, आपके पास बस एक ही चीज है, आप करेंगी सब्र, बिल्कुल क्वाइट। अगर कोई दुआ आती है तो वो पढ़ने लगे, अगर दुरूद आती है वो पढ़े, ठंडा पानी पिए, जो भी वो करेंगी, आप वो सब काम करेंगी जो आपको गुस्सा कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि इस वक्त आपका थर्मोमीटर शूट अप हो गया है, राइट। बच्चा आपकी बात ही नहीं मान रहा, और मैं आपसे कह रही हूँ आप कुछ भी नहीं करें, आप इग्नोर करें, तो आपका तो थर्मोमीटर शूट अप हो गया ना। तो आप वो हरकत करेंगी जो आपको हर थर्मोमीटर कम करने में हेल्प करता है, whether it is reading something, whether it is deep breathing। अब अनफॉर्चुनेटली इस कोर्स में हमें टाइम नहीं मिला एंगर मैनेजमेंट पे काम करने का, लेकिन चैप्टर बहुत अच्छा है, पढ़ लेना बुक में, वो टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपसे मैं क्या चाह रही हूँ, आपसे मैं चाह रही हूँ कुछ लम्हे where you sort of create a safe distance between the child and you don't say anything, because if you open your mouth you will shout and you will scream and you will hurt yourself and you will hurt the child। अब अगर ये सिनेरियो समझ आ गया ना, तो अब इस जुमले पे आ जाएं जो शायद सबसे ज्यादा अहम जुमला है, कि जब आप ये पूरा कर लेंगी ना, तो एक बात याद रखना, जब वो लम्हा आ जाए, जब बच्चा वो काम करने लगे जो आप चाह रही हो, ठीक है, आपने इसको बोला कि मिसाल के तौर पे ये आपने तोड़ा है, आप इसको टेप लगाओ। मिसाल के तौर पे घर में अगर आपका बच्चा था, आपने कहा था खिलौने वापस रखो, और वो रखना शुरू हो गया, जो भी काम आपने कहा था, अब उसने वो काम करना शुरू कर दिया जो आपने कहा है, ठीक है। अब दिस इज वेयर आई वांट यू टू प्रॉमिस योरसेल्फ एज मदर्स, एज टीचर्स। जुमला यह है कि मिस या टीचर्स या मदर्स, जब वो काम करने लगेगा जो आपको चाहिए वो करे, तो आप जताएंगी नहीं, आप ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगी कि अब करने लगे हो, कब से तुम्हें कह रही थी, पहले ही कर लेते तो कितना अच्छा होता, क्यों बात नहीं मानते हो, कितनी दफा समझाना पड़ता है, सुबह से दिमाग खराब किया, पूरा पीरियड आपने मेरा जाया कर दिया। ये तकरीर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कोई मुझे बताए, क्यों मना कर रही हूं मैं आपको, इस तकरीर से होगा क्या? child will get discouraged by these words। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन मैं क्यों आपको मना कर रही हूँ, और बाय द वे ये भी मौला अली की हदीस है, ये साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी में भी बिल्कुल ये, और बिल्कुल ये हदीस मौला अली की, आई विल शेयर विथ यू। लेकिन इस क्यों मना कर रहे हैं मौला, क्यों मना कर रहे होंगे? एक उन्होंने क्या मना किया, जब आपने बच्चे को कुछ कहा है इसके बाद वहां से थोड़ी देर के लिए हट जाओ, ये भी मौला की हदीस है, इस किताब में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। किसकी बात मानेंगे आपके ऊपर है, गोरों की चाइल्ड साइकोलॉजी की किताब माननी है, मौला की बात माननी है, इट्स अप टू यू। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो बिहेवियर का चैप्टर है, ये वही चैप्टर है जो तरबियत औलाद का चैप्टर है, सेम बातें हैं दोनों में, ठीक है। तो बात ये क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि अच्छा आपने डांट लिया, आपने उसको थोड़ी स्पेस दे दी, अब आपके बच्चे ने आपकी हुक्म मान लिया और आपने वो काम कर लिया जो उसने, आपने उसको कहा था। अब जब उसने ये काम कर लिया, तो मैं आपसे कह रही हूँ, अब आप जताएंगी नहीं, आप ये नहीं बोलेंगी कि क्यों पहले नहीं किया, कितनी दफा समझाया है तुम्हें, हमेशा मेरा वक्त जाया करते हो, पहले क्यों नहीं मान लेते। ये जो भरा हुआ था ना आपके दिल के अंदर, याद है शुरू में मैंने आपका मुंह बंद करवा दिया था, जब मैंने आपका मुंह बंद करा दिया तो दिल तो भरा हुआ था, दिमाग तो भरा हुआ था, वो कहीं निकलेगा। अब मैं क्यों रोक रही हूँ मिस, मैं इसलिए रोक रही हूँ, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा, पॉइंट समझ आ जाएगा तो आप शायद मेरी बात समझ पाएंगे। बात ये, और मैं मौला के रेफरेंस लेके ही आपको समझाऊंगी कि बात ये है मिस, कि अगर आप मुझे ये बोल रही हैं कि मैं अपने स्टूडेंट की या मैं अपने इस बच्चे की बिहेवियर की इस्लाह करना चाह रही हूँ, या उसकी तरबियत करना चाह रही हूँ, या उसको सही बिहेवियर सिखाना चाह रही हूँ, राइट, तो फिर याद रखिएगा कि मिस अपनी अपनी नीयत को बार बार चेक करना,
जब आप ये तकरीर कर रही होंगी ना, तो एक लम्हे के लिए एक नियत को चेक करना कि क्या मैं तकरीर इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे बच्चे की इस्लाह हो, क्या मैं तकरीर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि समवेयर इन माय हार्ट एंड समवेयर इन माय सेल्फ मेरा ईगो हर्ट हुआ है, मेरा दिल भरा हुआ है, मुझे बुरा लगा है, इसलिए मैं सुना रही हूँ। मेरे ख्याल में आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि ये अक्सर हम ये तकरीर इसलिए करते हैं, इसलिए जताते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरा जो ईगो है ना वो हर्ट हुआ है, मैं कहीं अपना वो दिखाना चाह रही हूँ कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, राइट? हाँ देखें, सिखाने का पहलू अलग है, बताने का पहलू अलग है, तरबियत का पहलू अलग है। अगर आपको वाकई सिखाना है तो कब सिखाएंगी? उस वक्त सिखाएंगी मिस, उस वक्त सिखाएंगी मदर्स जब आपका मूड काम हो, जब बच्चे का मूड काम हो। क्योंकि ये जो जताते हैं ना हम लोग, अक्सर जताने में हमारे अंदर अभी भी गुस्सा होता है, और गुस्से में कोई बात समझाते नहीं है किसी को भी, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो कानों में ना बड़ बड़ सुनाई देता है, और अब इसके अलावा इस्लाह नहीं होती। जब आप रिलैक्स हो जाओ, आपका मूड अच्छा हो, अगर आप टीचर्स भी हो, मदर्स भी हो, आप नेक्स्ट डे जाएं, आप क्लास में, फुल क्लास में डिस्कस करें, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आप स्टोरी सुनाएं, मॉरल सुनाएं, कुछ भी करें, लेकिन उस वक्त करेंगी व्हेन यू आर काम। अब इस वक्त मेरे जहन में क्या याद आ रहा है, मैंने आपसे कहा था ना मैं मौला की हदीस से सहारा लूंगी, एक वाकया से याद आ रहा है ना मौला अली का। उन्होंने क्या बोला, उनके हाथ में तलवार थी, वो खड़े हुए थे, वो कर सकते थे ना, उन्होंने अपना हाथ रोका, उन्होंने क्या बोला, नहीं मैं इस वक्त इस शख्स को नहीं मारूंगा, क्यों? क्योंकि इस वक्त अगर मैं उसको मारूं तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरे गुस्से की वजह से कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए नहीं। अगर ये वाकया समझ आ रहा है, ये रेफरेंस समझ आ रहा है, ये मैसेज समझ आ रहा है, तो अब आप अपने अपना जज करें। मैं कौन होती हूँ? मैं आपके बिहेवियर को देख नहीं सकती और मैं आपकी नियतों को नहीं जान सकती, लेकिन आप वाकिफ हैं, राइट? अगर शदीद गुस्से में आप अपने बच्चे को समझाने के लिए खड़ी होंगी ना मिस, तो मैं आपको कह रही हूँ कि उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा और उनका बिहेवियर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? सो आई होप कि ये वाली मुश्किल बातें थोड़ी समझ आ गई। अब हम बहुत जल्दी से थोड़ी सी और बातें करेंगे और मैं जल्दी से ये चीजें समझा दूंगी। अब मुझे आना है तीसरे पॉइंट पे। हमने अभी तक बात की थी जनरल क्लासरूम रूल्स की, फिर हमने बात की कि रूल्स को अगर फॉलो करें तो क्या, और कॉन्सिक्वेंसेस, और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फॉलो करेंगे तो क्या क्या होगा, ठीक है? किस तरीके से वो बिहेव करेंगे और आपका रवैया क्या होना चाहिए। और तीसरा और फाइनल चीज जो हम करेंगे वो येलो ट्रायंगल के अंदर है, वो बच्चे जिनके साथ आपको इंडिविजुअली काम करना है, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो आप इंडिविजुअली इस्तेमाल करेंगी। पिछले क्लास में मैंने आपको 9 to 10 टाइम्स डिसिप्लिन रूल सिखाया था। मिस ये बात याद रख लें अपनी जिंदगी का, अपने घरों में भी अपने बच्चों के साथ उसूल बना लें और अपनी क्लास में भी। जिस भी बच्चे का बिहेवियर आपको अगर चेंज करना है ना, इम्प्रूव करना है, तो द रूल इज द 90 to 10 रूल। आपको अगर चेंज करना है, आपको चाहिए कि वो आपकी बात सुने, तो पहले आप उसकी बात सुने। और उसका मकसद क्या होगा? उसका ये मकसद होगा कि मिस पहले 9 टाइम्स आप उसको अप्रिशिएट करें, उसकी किसी बात को एक्नॉलेज करें, उसको प्रेज करें, फिर 10वीं दफा मैं आपसे कहूंगी अच्छा अब आपके पास कोई राइट है कि आप इसको टोकें या बोलें या उसकी कोई इस्लाह करें। ये प्रोपोर्शन होना चाहिए। इतना आपने उसको अप्रिशिएट किया है तो वो फील करेगा हाँ ये जो मिस है या ये जो टीचर है वाकई मुझे देख रही हैं, वाकई मेरा ख्याल करती हैं, वाकई मेरी अच्छाई को भी नोट कर रही हैं। फिर जब आप उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करने खड़े होगे तो वो फील करेगा हाँ सही बोल रही हैं, अच्छी बात को भी तो मानती है मिस मेरी, तो मैं मानूंगी, ठीक है? तो अगर ये रूल समझ आ गया तो होपफुली बहुत अच्छी बात होगी। अगर ये मैसेज आपको समझ आ गया मिस तो एक्सीलेंट। ये मैसेज क्या है कि कभी भी हम किसी भी बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते विद बैड बिहेवियर। अगर मैं उसको कह रही हूँ तुम तमीज से बैठो और मैं खुद इतनी चीख के बोल रही हूँ तुम तमीज से बैठो, तो वो क्या सीखेगा? मैं बदतमीजी से कह रही हूँ तुम तमीज से बैठो, मतलब ये क्या हो गया? अच्छा बिहेवियर सीखने के लिए मुझे अच्छी तरह कहना होगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप मुझे कह रही हैं कि नहीं मैं तो उसको अच्छा सिखा रही हूँ और अगर मुझे आपके बिहेवियर में ही मसला नजर आ रहा है तो मैं कहूंगी
I wonder why it's not happening. ठीक है, तो ये छोटे छोटे उसूल हैं, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें. One of the techniques we use, अब हम किस बच्चों की बातें कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल बच्चों की बातें कर रहे हैं. ये वो बच्चे होंगे जिनको आप क्लास से निकालेंगी, अपने पास बुलाएंगी, बिठाएंगी, समझाएंगी कि बेटा ये हमने नोट किया है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ. ठीक है, जब आप ये इसको बता देंगे मैं आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ, तो सबसे पहले जो आपके ब्रेन को काम करना है ना, उस टेक्निक को हम कहते हैं कैच मी बीइंग गुड. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब वही है 90-10 रूल, कि पूरे दिन में, पूरे वीक में आपने टीचर से, मदद से कहीं ना कहीं आपने नोट करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या चीज वो अच्छा कर रहा है, कौन सी चीज है जिसमें मैं उसको अप्रिशिएट कर सकती हूँ, कौन सी चीज है जो मैं इसको एक्नॉलेज कर सकती हूँ, कौन सी चीज है जो मैं इसको जेन्युइनली तारीफ कर सकती हूँ. और प्लीज इसमें याद रखना, झूठ जो तारीफ नहीं, सही सही, राइट. फिर इसके बाद जो सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइकोलॉजी में और खास तौर पे बिहेवियर थेरेपी में यूज होती है, उसको हम कहते हैं बिहेवियर चार्ट्स. अब ये शायद आपने पहले भी सुना होगा, पहले भी देखा होगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसको समझाना चाह रही हूँ कि किस तरीके से आप यूज करेंगे. रिमेंबर, दिस इज इंडिविजुअल, 1-on-1. बच्चा, आप, अल्लाह, तीन लोग हैं इस ट्राइंगल में, आप, बच्चा, अल्लाह. ठीक है, आपने बच्चे को निकाला, आपने कहा बेटा आई हैव सीन दैट आपको प्रॉब्लम होती है, आप क्लास में बगैर परमिशन के सीट से उठते हो, आप आंटी की इजाजत के बगैर आप क्लास से बाहर जा रहे हो. ठीक है, अगर बड़ा बच्चा है तो आप कहोगे आई हैव सीन यू that sometimes you use language which is not appropriate, our school doesn't use this language, हम ये नहीं करते, हम इस तरीके का ये जबान नहीं यूज करते. मिसाल के तौर पे, अगर आपने वंस आपने टारगेट बिहेवियर सेट कर दिया, आप और बच्चे ने दोनों ने मिलकर टारगेट बिहेवियर सेट किया, कोशिश करें मिस एक ही बिहेवियर हो, इतने सारे बिहेवियर को एक साथ चेंज नहीं करते. अभी हमने बात की ना, अगर एक बिहेवियर भी चेंज करना होता है तो कितना मुश्किल होता है. तो प्लीज कंफ्यूज नहीं करें, एक वक्त में एक बिहेवियर उठाएंगे, उसको फोकस करेंगे. अब किस तरीके से हम चार्ट बनाते हैं, ये चार्ट्स भरे हुए हैं ऑनलाइन बाय द वे, तो आप उसी में से ले लें. मैं आपको एक चार्ट से समझाती हूँ. अब जो बच्चे होते हैं ना, हम उनके साथ ये बनाते हैं. इवन अगर मॉन्टेसरी का बच्चा है, हम टारगेट बिहेवियर सेलेक्ट किया उसके साथ कि अच्छा ठीक है बेटा, हम ये वाला बिहेवियर लेंगे एंड आई. अब यहाँ पे वो वाली जिम्मेदारी है जो मैंने आपको पहले कहा था, जब आप कह रही हैं आप करेंगी तो आप करेंगी, वरना आप वादा ही ना करें, वरना आप ये काम ही ना करें. ठीक है, that I will help you to change this behavior. मेरे जुमलों पे गौर करें, I will help you to change this behavior. आपने बताया बेटा आप अकेले नहीं हो, मैं आपकी मदद करूंगी. ठीक है, नंबर 2, we will try to do this behavior every day. क्या जुमला है? आपने कहा वी विल, यानी मैं आपकी मदद करूंगी, और जुमला है ट्राई. ट्राई जो है ना, वो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट है कि अगर बेटा नहीं भी हुआ आपसे तो कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की. ये नहीं बोलेंगे ये तुम्हें करना है, फिर मैं देखूंगी इस हफ्ते के आखिर में अगर तुमने किया या नहीं. बिहेवियर चेंज ऐसे नहीं होता. बिहेवियर चेंज अल्लाह का उसूल, अल्लाह भी कह रहा है ना, तुम कोशिश करो मैं तुम्हारी और मदद करूंगा. ये कहा है ना अल्लाह ने, तुम नियत तो करो मैं तुम्हारे साथ हूँ. बिल्कुल उसी तरह हम आपको सिखा रहे हैं कि आप बच्चे को बोलो बेटा यू ट्राई, आई विल हेल्प यू, लेट अस ट्राई. ठीक है, अब फिर मिसाल के तौर पे बच्चे का बिहेवियर है कि उसको क्लासरूम में वो बगैर परमिशन के बाहर निकल जाती है, या उसका बिहेवियर ये है कि वो जो है वो अपनी चेयर पे नहीं बैठती या अपने काम मुकम्मल नहीं करती. अब आपने एक बिहेवियर ले लिया ना, अब उसको बोलना कि मैं मंडे को ऑब्जर्व करूंगी. अब आपके अगर 5 पीरियड्स होते हैं तो आप नहीं, अब मिसाल के तौर पे उसने फर्स्ट पीरियड में बैठ गई, सेकंड पीरियड में नहीं बैठी. हम लोग कोशिश करते हैं कि हम क्रॉस यूज ना करें, तो हम उनको कहेंगे मैं सिंबल बनाऊंगी. मिसाल के तौर पे सिंबल हो गया, इस क्लास में मैं बैठ गई तो हैप्पी फेस, और इस क्लास में नहीं बैठी तो मैं ट्राइंगल. इसमें बैठ गई तो ये, और इसमें ट्राइंगल, और इसमें. तो मंडे को हमने कितनी टाइम्स कर लिया, मंडे को हमने 2 टाइम्स कर लिया, जो भी टारगेट बिहेवियर था. एग्जाम्पल, अब जब मंडे के आखिर में हम मिलेंगे ना आपसे, तो फिर मैं इसको बोलूंगी वाओ यू सो नाइस, आपने ट्वाइस आज किया ना, अब कल ट्यूसडे, कल हम ट्राई करेंगे देखो इसको और इम्प्रूव करने के. अगेन अल्लाह का उसूल याद रखें, अगर मैं कोई नेक काम करती हूँ तो अल्लाह मुझे कहता है
और अच्छा और करो। अगर मैं कोई बुराई करती हूँ तो मुझे वार्निंग दे रहा है, लेकिन अगर मैं कोई गलत काम करती हूँ तो वो मेरी नेकी नहीं छीन लेता। ऐसा नहीं करता ना अल्लाह, नेकी तो नहीं छीन रहा ना हमारी। आपने जो काम नहीं करना है ना टीचर्स, वो ये नहीं बोलना कि अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगी। नो, हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस ही करना है जो उसने किया, यानी जितना भी उसने किया हमें उसको अप्रिशिएट करना है। 2 टाइम्स हमने मंडे को किया, वेरी गुड, अब हम ट्यूसडे ट्राई करेंगे। चलो, हो सकता है ट्यूसडे को बेहतर दिन था, इसने सिर्फ 1 दफा किया। अब हो सकता है वेडनेसडे बहुत बुरा दिन है, सारी टीचर्स ने कंप्लेन किया, सिर्फ एक टीचर कह रही है हाँ मेरी क्लास में सही बैठा, मिसाल के तौर पे। तो आप ये नहीं कहेंगे कल क्या हुआ, तो कल तो बहुत अच्छा दिन था, आज क्या हो गया तुम्हें दोबारा से? आप कहेंगे ओ आई थिंक टुडे वाज अ डिफिकल्ट डे, अब हम ट्राई करेंगे टुमारो ट्राई करके देखेंगे। आप अप्रिशिएट भी कर रही हैं और आप एक्नॉलेज भी करिए। एक्नॉलेज क्या करिए? एक्नॉलेज ये करिए कि टुडे यू डिड नॉट डू वेरी वेल, टुडे वाज अ डिफिकल्ट डे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है आज। अगर वो शेयर करे क्या प्रॉब्लम है, वेल एंड गुड, लेकिन आप उसको इनकरेज भी करिए कि यू कैन ट्राई इट अगेन टुमारो। सो ये वो चीजें हैं जो आपको बिहेवियर चार्ट के बारे में बहुत ज्यादा ख्याल करना है। नंबर 1, एक वक्त में एक बिहेवियर। नंबर 2, टारगेट बिहेवियर को मॉनिटर करना है डेली। नंबर 3, अगर हमने टारगेट बिहेवियर को अचीव किया तो हमने अप्रिशिएट करना है, और अगर नहीं अचीव किया तो हमने धमकियां नहीं देनी है, हमने जताना नहीं, हमने डांटना नहीं, हमने ये नहीं कहना कि कल तुम्हें क्या हो गया था आज क्या हो गया। हमें सब क्या बोलना है? ओके, वी विल ट्राई अगेन टुमारो। सो बिहेवियर चार्ट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। दे आर यूज्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, फ्रॉम टॉयलेट ट्रेनिंग, वो जो बच्चों को हम बचपन में सिखाते हैं ना टॉयलेट ट्रेनिंग, उसके लिए भी बिहेवियर चार्ट्स यूज करते हैं। इस वक्त अगर कोई मदर्स हैं और कोई स्ट्रगल कर रही हैं ऐसी चीजों से, तो बहुत ब्यूटीफुल फोन में एप्स हैं जो हम डाउनलोड करते हैं और बच्चों के लिए यूज करते हैं फॉर बिहेवियर ट्रेनिंग, स्पेशली पॉटी ट्रेनिंग के लिए या इस किस्म की नाइट टाइम पॉटी ट्रेनिंग्स के लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन इन द क्लासरूम यू कैन यूज फॉर एनी टारगेट बिहेवियर। आपके जो बुक में चैप्टर है उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, उसको थोड़ा पढ़ो, उसको थोड़ा समझो। लेकिन ये इसका एक और उसूल क्या है, मैंने क्या समझाया? इंडिविजुअली, आप, बच्चा, खुदा, ठीक है। इसके बाद जब क्या करेंगे, जब हमारा वीकली टारगेट बिहेवियर अचीव हो जाएगा तो हम देंगे रिवॉर्ड। लेकिन ये रिवॉर्ड हम पहले से डिसाइड कर लेंगे कि आपने अगर सब कुछ कर लिया तो व्हाट रिवॉर्ड यू वांट, एंड अगर नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। हर चीज का कॉन्सिक्वेंसेस हम पहले से डिसाइड करेंगे। ये जैसे मिसाल के तौर पे सर्टिफिकेट्स हैं जो आप दे सकते हो फॉर टारगेट बिहेवियर। अच्छा, अब हम बात करेंगे बड़े बच्चों की। ये सारे जो ना बिहेवियर, जो स्टार चार्ट बिहेवियर है या टारगेट बिहेवियर, हम इस्तेमाल करते हैं 10 इयर्स तक के बच्चों के। लेकिन अगर आपके पास 11, 12, 13 टीनेजर्स, प्री टीन बच्चे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? इसको हम कहते हैं बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल स्टार चार्ट की तरह ही है, लेकिन बड़े हो गए ना बच्चे तो हमें भी उस तरीके से उनकी बिहेवियर मैनेजमेंट करनी है। बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं दो लोगों के दरमियान एक डील को। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना हम लोग, कि इतने महीने हम यहाँ रहेंगे या यहाँ काम करेंगे, तो उसी तरह हम बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। फिलॉसफी वही है जो बिहेवियर चार्ट की थी, लेकिन इसमें क्या होता है, ये भी सैंपल आपके पास आपकी बुक में भी होगा और इसके अलावा बहुत सारे हैं, मैंने फाइल में भी डाले हैं। यू कैन डू इट। यू कॉल द चाइल्ड, यू सिट विद द चाइल्ड 10 years above, जो लिख सकते हैं, ठीक है, जो डील हम आपस में बात करें। ओके बेटा, दिस इज द बिहेवियर वी विल बी वर्किंग ऑन, टारगेट बिहेवियर मेंशन, कि हम ये वाले बिहेवियर पे काम करेंगे। अगर आप ये बिहेवियर पे काम करोगे, मैं आपको वॉच करूंगी, तो फिर आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। रिवॉर्ड एंड कॉन्सिक्वेंसेस अल्लाह के बनाए हुए उसूल हैं। बिहेवियर थेरेपी इसी पे मैनेज करते हैं हम लोग, जिसपे हम पहले से बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस, रिवॉर्ड और पनिशमेंट को पहले डिसाइड कर देते हैं, ताकि मुझे गुस्से में डिसीजन ना लेना पड़े, ताकि मैं बिहेवियर के बाद ये फैसला ना करूं कि अच्छा तुमने ये किया, अब तुम देखना क्या करती हूँ मैं। कभी कभी बच्चे बोलते कर ले, और आप एक लम्हे के लिए सोचती, ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं,
मैडम के पास ले जाऊं तो कभी कभी मैडम कुर्सी पे नहीं होती, कमरे में नहीं होती, फिर आपको होता है कि अच्छा गया वो मौका गया, राइट? तो इसीलिए हमेशा हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस शुड बी डिजाइंड एंड डिसाइडेड बिफोर द इवेंट, ठीक है? यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? ये मैंने रखा था टू टीच यू अबाउट लिटिल चिल्ड्रन, सो आई डोंट नो इफ यू वांट, हम कर सकते हैं। आप लोगों के पास कोई इस एज का बच्चा आ रहा है? 2.5 वाले, थोड़ा सा 2.5 वाले कभी अगर चाहे तो हम कवर कर लेते हैं। नो मैम, शायद एज मदर्स में भी आपको काम आएगा। मैंने आपसे कहा था we are पूरी going चाइल्ड to have from साइकोलॉजी tomorrow. में, ओके ब्यूटीफुल, पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी में मेरी फेवरेट एज है 2.4 से 4, एंड द रीजन आई एक्सप्लेन टू यू इज बिकॉज इस पोएम के अंदर इस एज ग्रुप का पूरा कुछ समझ आ जाता है। ये है टॉडलर्स, और टॉडलर्स के लिए एवरीथिंग इज आई, मी, माई सेल्फ, मी 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 माइन, राइट? कोई भी चीज उसे पसंद आए मेरी, कोई भी चीज हो मेरी, कोई भी चीज चाहिए मेरी, अगर कोई टूटी फूटी चीज हो तो वो आपकी होगी, बाकी एवरीथिंग इज माइन। दिस इज द ब्रेन ऑफ अ टॉडलर, दिस इज द ब्रेन ऑफ अ 2.5 year old। मुझे वो चाहिए जो मुझे चाहिए और जैसे मुझे चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब हो क्या रहा होता है टॉडलर्स में, ये बाकी मैं आपसे शेयर कर लूंगी बाद में, आप लोग देख लेना, ठीक है? कैसे होते हैं? थोड़े से रिजिड होते हैं, थोड़े से इनफ्लेक्सिबल होते हैं, जो चाहिए वो मुझे चाहिए, अपने तरीके से चाहिए, थोड़े से डिमांडिंग होते हैं, थोड़ा एक्सट्रीम होते हैं। एक्सट्रीम का क्या मतलब? देखो अभी वो बोलेंगे, मैंने आपको शायद पहले भी एग्जांपल दी थी, अभी आप उसको बोलो बेटा आपको क्या खाना है, बोलेगा कबाब खाना है। अब आपने कबाब बनाया, वो आपने उसको पूछा है, आपने उसकी फेवरेट कबाब है, आपने लाके उसको दिए, वो कह रहे नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चिप्स खाने हैं। आपने अभी तो तुम्हें कहा है, राइट? तो जैसे बच्चे बोल रहे थे नहीं मुझे मामा के साथ जाना है, मामा ने तैयार किया, मामा बाहर गए, तो नहीं मामा आपके साथ नहीं जाना, मैं बाबा के साथ जाऊंगा। आपको बस डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए, राइट? तो मे बी इन स्कूल इट समटाइम्स कि वो एक एक्टिविटी उठाएंगे, थोड़ा सा करेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे नहीं मुझे ये करना है। सो अ लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, अ लॉट ऑफ जो है ना अभी ये अभी वो, अभी ये अभी वो, तो समटाइम्स इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। बट ऐसा वो क्यों कर रहे होते हैं, ठीक है? हम इस पे बात करेंगे जो सबसे फेमस है कि टॉडलर्स के अंदर टेम्पर टेंट्रम्स होते हैं, और ये हमने बात की थी टेम्पर टेंट्रम कैसे हैं। ये उस हद तक टेम्पर टेंट्रम्स हैं when they will lie on the floor, they will start screaming, they will start shouting, जोर जोर से अपना सर मारेंगे, कभी कभी पैर मारते हैं जमीन पे, कभी कभी चीजें उठा के फेंकते हैं, जो भी आपने एक्सट्रीम सोचनी है वो उस एज पे क्लासिक है, बिटवीन द एज ऑफ 2.5 to 4। क्यों हो रहा होता है? 4 वजूहात हैं। एक, हमने ब्रेन डेवलपमेंट की बात की थी चैप्टर नंबर 1, अगर आपको याद है। ब्रेन में हमने कहा था कि एक एज पे प्रूनिंग होती है, और सबसे पहली प्रूनिंग 2.5 पे होती है, यानी उनके असल में उनके ब्रेन के अंदर भी उनकी वायरिंग में बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं। तो अ लॉट ऑफ दे आर इनकंसिस्टेंट बिहेवियर इज आल्सो बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है? नंबर 2, सेंस ऑफ आइडेंटिटी उनकी डेवलप हो रही थी, जो हमने बहुत ज्यादा बात की कि ये वो एज है समटाइम्स आजकल के दौर में एज यंग एज 18 months हम देख रहे हैं सेंस ऑफ आइडेंटिटी। कुछ हद तक हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक कुछ बच्चे, और खास तौर पे आपके पास स्कूल में अगर कोई बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनकी लैंग्वेज स्किल्स फुली डेवलप नहीं है, अगर आप कहेंगे कि वो कम बोलता है, अगर आपको याद है हमने क्या बोला था, एज ए टॉडलर आपके वर्ड्स कितने होने चाहिए? अगर आपने उस बच्चे के साथ बहुत सारी बातें की है ना, तो 2.5 बच्चों की वोकैबुलरी समटाइम्स 600 से 1000 वर्ड्स की भी होती है, और कम से कम 300 to 500 वर्ड्स। लेकिन इतने वर्ड्स हैं, बट अगर कोई बच्चा ऐसा है जो डिलेड स्पीच का है या उसके पास वर्ड्स कम है, तो वो अपने बिहेवियर से कम्युनिकेट कर रहा होगा। तो वो वाले बच्चे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज स्किल्स अंडर डेवलप होती है, तो वो ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, ज्यादा टेंट्रम शो करते हैं। एंड देन ये तो मेरे ख्याल में इस एज में भी हम पर भी एप्लीकेबल है कि जो भूखा होगा, जो हंग्री होगा, जो टायर्ड होगा, ये फ्रेज आपने सुना होगा ना, हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन, सुना है?
यानी जो बहुत ज्यादा हंग्री होगा, भूखा होगा, वो ज्यादा गुस्से में भी होगा, चिड़चिड़ापन होगा. सो दिस इज समथिंग जो कि बेसिक है. तो ये 4-5 चीजें होती हैं कि a lot of their temper tantrums are related to this. ये पिक्चर आपको बता रहा है कि कहाँ कहाँ इस एज ग्रुप का टेम्पर टेंट्रम निकलता है. फेस में, आईज में, नोज में, माउथ में, फीट में, लाइक आई एक्सप्लेन. अच्छा, आई विल नॉट गो थ्रू द थिंग अगेन, लेकिन ये जो टेम्पर टेंट्रम हो रही है ना, उसके पीछे एग्जैक्टली वही चीज है जो मैंने आपको 6 बताए हैं, जो 6 टेक्निक्स. इस वक्त बच्चा क्या कर रहा है, अपने रवैये से इजहार कर रहा है कि मुझे वो चाहिए जो मैं कह रहा हूँ. दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ टेम्पर टेंट्रम. आप मुझे वो दें जो मुझे चाहिए, मेरी जिद है, आई वॉन्ट व्हाट आई वॉन्ट. ठीक है, जिद भी तरबियत का एक हिस्सा है ना, कि मुझे कैसे मैनेज करना है. बहुत शुरू के क्लास में मैंने आपसे कहा था कि देखें, जिद को खत्म करना मकसद नहीं है, वरना आज मैं आपके सामने नहीं बैठी होती. जिद हम सब के अंदर है, हमें जिद को मैनेज करना है. राइट, किस तरीके से मैनेज करेंगे? सो कुछ बिहेवियर है, और खास तौर पे इस किस्म का बिहेवियर जो कि 2.5 से 4 इयर्स के टॉडलर्स के अंदर टेम्पर टेंट्रम हो रही है. तो उस बिहेवियर का मैनेज करने का बेस्ट फिलॉसफी है इग्नोर. अब इग्नोर साउंड समथिंग लाइक, इसमें क्या करना है? इग्नोर मीन्स कुछ नहीं करना, लेकिन इग्नोरिंग बिहेवियर इज ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ एंगर मैनेजमेंट या बिहेवियर मैनेजमेंट. लेकिन हर बिहेवियर इग्नोर नहीं होता. कौन कौन से बिहेवियर इग्नोर होते हैं? अब वो वाली बात कि कोई ऐसी चीज देना या मांगना जो आपको नहीं देनी. आपने इस वक्त उसको ये खिलौना नहीं दिलाना है, राइट? डिमांड कर रहा है वो, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, वाली कार चाहिए चाहिए चाहिए, और आपने फैसला कर दिया नहीं, आज मुझे इसको खिलौना नहीं दिलाना है. तो वो चीज हम सीखेंगे कैसे इग्नोर करना है. फिर इसके बाद क्राइंग फॉर अटेंशन, राइट? स्क्रीमिंग, चीखना, बच्चे चीखते हैं. सल्किंग और वाइनिंग इंग्लिश के 2 वर्ड हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इस एज ग्रुप के लिए, खास तौर पे जो ऐसे रोते हैं. आपको होता है, सही से बोलो क्या कर रहे होते हैं, ना वो रो रहे हैं ना वो बोल रहे हैं, मतलब दे आर लिटरली, इसको कहते हैं वाइनिंग या सल्किंग करके जो बोलते हैं ना बच्चे, और इस एज ग्रुप में बिल्कुल कॉमन है. सो ऑल दीज बिहेवियर are something that we have to learn how to ignore. और जैसे ही मैं ignore का लफ्ज बोल रही हूँ ना आपको, अब यहाँ पे हमारी बुक में, इस बुक में एग्जाम्पल है, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है. वो पुराने जमाने की टीवी की है. अब आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, लेकिन वो जो पुराने जमाने वाला टीवी नहीं था जो 2 एंटीना निकलते थे ऊपर, और अगर वो टीवी में सिग्नल सही नहीं आते थे तो हम, और इंक्लूडिंग मी, मैंने भी हरकत की होगी कि हम पीछे से जाके उस टीवी को मारते थे. जब मारते थे ना तो सिग्नल आने लगता, तो हम कहते वाह चल गया, शुक्र है. ठीक है, तो अगर वो एग्जाम्पल आपको समझ आ रहा है तो ये इग्नोर बिल्कुल उसी तरीके से हो. क्या रहा है, जैसे ही मैं आपसे कह रही हूँ कि वो आपके सामने जिद कर रहा है या टेम्पटर दिखा रहा है या मिसाल के तौर पे वाइनिंग कर रहा है, अब मैं आपसे कह रही हूँ आप इग्नोर करेंगी. इग्नोर कैसे करेंगी? वो 2 रूल्स अगर आपको याद है, माउथ क्लोज, नो टॉकिंग, नो आई कांटेक्ट. इग्नोर ये, नो टॉकिंग, नो आई कांटेक्ट. जैसे ही आप इग्नोर करोगी मामाज, टीचर्स, वो सारी वो 6 टेक्निक्स करेगा. वो जो 6 टेक्निक्स मैंने आपको बताया ना, वो तमाम इस्तेमाल करेगा आपकी हद चेक करने के लिए. कब तक मैं इनको पुश कर सकता हूँ ताकि मुझे वो चीज मिल जाए जो मुझे पहले मिल रही थी. अब जो टीवी वाली एग्जाम्पल में क्या है, टीवी वाली एग्जाम्पल में यह है कि देखें, बच्चा भी समझ जाता है कि कल मैं इतना रोया या मैंने इतना शाउट किया और इतना जिद किया, मुझे मेरी चीज मिल गई. आज क्या हो गया इनको, थोड़ा और चीखो, थोड़ा और शाउट करो, अब तो ये मुझे देंगी. यानी जितना जितना आप इग्नोर करेंगे उतना उतना वो अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा. लेकिन अगर आप बिल्कुल फर्म रहें, कंसिस्टेंट रहें, आपने बेसिकली अपने रवैये से और अपनी आंखों से और अपनी बड़बड़ कुछ भी नहीं करना है, मुंह बंद. अगर आपने अपने बिल्कुल रवैये से दिखाया कि नो,
I am confident ये नहीं होगा. तो ultimately the child's brain will learn, today she is not going to give me what I want until I change my behavior. और once, वही जुमला again मैं दोहरा रही हूँ, once वो बच्चा वो करने लगे जो आपने उसको कहा है या appropriate behavior दिखाने लगे, तो immediately आपने उसको appreciate करना और reward करना है, जताना नहीं है. यानी आपने उसको ये नहीं कहना, इतनी देर से मैं कह रही हूँ पहले मान लेते तो क्या हुआ, क्या किया आपने, देखो, ये सब नहीं बोलना है. आपने उसको बोला वेरी नाइस, आपने कितनी अच्छी तरह ये रख लिया, थैंक यू वेरी मच. यानी उसके उस बिहेवियर को एक्नॉलेज किया और अप्रिशिएट किया. उस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग होगी. एक दिन में चेंज नहीं आएगा. कितने दिन में आएगा? कम से कम 4 वीक्स, कम से कम 1 महीने के लिए अगर आप बिहेवियर को कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगी, इन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस फिर चेंज आता है, फिर बिहेवियर मॉडिफिकेशन होती है, फिर तरबियत होती है. राइट? तो जिंदगी का सबसे मुश्किल पहलू और सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग पहलू भी तरबियत है, चाहे वो एज अ टीचर हो, चाहे वो एज अ मदर हो. सो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, लेकिन आई सल्यूट यू ऑल, माशाल्लाह यू गाइस आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब. और इस वक्त हम इधर ही एंड करेंगे इस कोर्स को. एनी क्वेश्चंस? ओके, व्हाट्सएप ग्रुप सबका खुला हुआ है. मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको एक लिंक भेजी है, देखो अगर आपको मिल गई. इस लिंक को ओपन करने की कोशिश करो. मिला? ओके, if you have got the link, open it. और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ आना चाहिए, what stuck with you. Yes ma'am. यही लिखा हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पे फाइनली लास्ट चीज जो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आज की डिस्कशन से और इस पूरे कोर्स की डिस्कशन से अगर एक बात है जो आपके ब्रेन में बिल्कुल रह गई है, स्टक हो गई है कि हाँ ये चीज है, चाहे वो कोई सवाल है या चाहे वो कोई कमेंट है, तो आई वुड रियली लाइक यू टू शेयर. तो उसका तरीका क्या होगा कि आप जो है वो अब क्लिक करेंगी आस्क अ क्वेश्चन पे, और नीचे एक बॉक्स आ रहा होगा राइट योर क्वेश्चन हियर. ठीक है? अगर उर्दू में लिखना है तो उर्दू में लिख लेंगे, रोमन उर्दू. हाँ, और अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लें कि इस पूरे कोर्स से कौन सी एक बात है जो आपके ब्रेन में स्टक हो गई है, रह गई है, या आप अभी कर लें, मेरे पास आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे. नहीं, मेरे पास नहीं आएंगे. आपको व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है. जी, वहीं पे नहीं आएंगे. If you click on the link, you will open and you should get the page. The page is Mentimeter. बाकी सबका हो रहा है खुला? किसी ने किया है? मिस, आप एक और बार लिंक सेंड कर दीजिए. अच्छा, मैं भेजती हूँ. थैंक यू. व्हाट्सएप ग्रुप में. ठीक है? ओके. ओके.
व्हाट स्टक विथ यू। अगर कोई सवाल है जिसका जवाब चाहिए, या कोई ऐसा कमेंट है, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके ख्याल में हाँ ये मेरे जहन में बिल्कुल फिट हो गया है। Thank you. I got one comment. Anybody else? Okay, while you are doing that, मैं आपके फाइल में आपको 2-3 चीजें समझाना चाह रही हूँ, तो उसको समझ लो। सबके पास फाइल्स हैं? Yes, yes. Okay, open it on page number। बहुत सारी चीजें जो इसमें हमने कवर नहीं की, आप लोग खुद देख लेना, और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो समझना चाह रहे हो तो वो पूछ लेना, ठीक है? अच्छा, पेज नंबर 20 पे आ जाएं। 2020। मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसको पसंद आए ना, वो प्लीज बच्चों के साथ ट्राई करे, अपने बच्चों के साथ, क्लास के बच्चों के साथ, और फिर मुझे प्लीज फीडबैक देना। ओके मैम। ओके मैम। कहा था कि मैं टीनेजर्स के लिए कोई सेंड करूंगी शायद ना उसका। जी मैं अभी आपको बताती हूँ। वो जो टीनेजर्स के बारे में थोड़ा सीखना चाह रहे हैं ना, मैं आपको बताती हूँ कि 3rd फ्राइडे ऑफ अक्टूबर हमारी क्लास है टीनेजर्स के ऊपर, दूसरे ग्रुप के साथ है, बट यू कैन शेयर ज्वाइन इफ यू वांट, ठीक है? चाइल्ड, जो आप हिटिंग बिहेवियर की बात कर रहे हो ना, ये भी बिल्कुल एक टारगेट बिहेवियर है जिसके अंदर हमें चेंज करना है। तो इसके लिए भी मैं स्टार चार्ट यूज करूंगी, और एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक होती है जिसमें हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि हैंड्स आर फॉर, क्योंकि हम ये नहीं कहते आप हिट नहीं करो। मिसाल के तौर पे आप अपने भाई को हिट नहीं करो, या आप अपने फ्रेंड को हिट नहीं करो, स्पेशली 2.5 जो आपके छोटे बच्चे हैं ना, इसमें ये चीज जरूर अपने क्लास में सिखाना शुरू कर दिया करो। मे बी यू आर डूइंग इट ऑल्सो, बट reinforce that कि अच्छा सिर्फ ये नहीं कि हैंड से you don't hit, बोलो what do we use the hands for? Hands are for shaking, hands are for eating, hands are for coloring, hands are not for hitting। तो उस चीज को reinforce करना, और फिर बात करना इस पर। लेकिन जरूर एक्नॉलेज करें फीलिंग। हो सकता है कि उसने उसको इसलिए मारा क्योंकि उसने उसकी कोई चीज ली है, या कोई ऐसी एक्नॉलेज करें कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा जब अली ने आपकी चीज ले ली, इसलिए आपने उसको ऐसे किया, राइट? हम और क्या कर सकते हैं? एक समझ आ गया, हिटिंग के लिए नहीं है, ईटिंग के लिए है। दूसरा, मुझे समझ आया कि उसने आपके साथ ऐसा किया इसलिए आप अपसेट हो। तीसरा, अच्छा और हम क्या कर सकते हैं? हाउ एंड व्हाट आई कैन डू टू मेक यू फील हैप्पी, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि बच्चे खुद आंसर देते हैं, क्योंकि हर इंसान के जहन में कुछ कुछ होता है कि मुझे क्या चाहिए जो मुझे सेटिस्फाई करेगा। सो इट्स दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से communicate with your child, you will get magical answers sometimes। so page number 20, और पेज नंबर 20 पे जो है वो एक बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट का सैंपल है। ये बड़े बच्चों के साथ यूज करते हैं, ये वो बच्चे हैं जो आपके 10 इयर्स अबव हैं। बिल्कुल वही चीज जो हम कह रहे हैं, बिहेवियर में आपको चेंज लाना है, ठीक है? कौन सा बिहेवियर लाना है, क्या करूंगा मैं,
किस तरीके से चेंज आना। इस तरह के चार्ट्स बहुत सारे ऑनलाइन है, फ्री है, आप अपना खुद भी डिजाइन कर सकते हो। तो मैंने आपको एक सैंपल सिर्फ दिया है। पेज नंबर 21 इज वन ऑफ माय फेवरेट्स फॉर एंगर। अगर आपकी स्कूल में कम्युनिकेशन की क्लास होती है, आहंग की क्लास होती है, तो प्लीज इमोशंस पे काम करो, इतना जरूरी है इमोशन लिटरेसी। एंगर के ऊपर बात करना, एंगर इज वन ऑफ द बेसिक इमोशंस। हमें चाहिए कि हम इंस्टेड ऑफ सेइंग गुस्सा ना करो, हम बच्चों को ये सिखाएं अगर बेटा आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कैसे इजहार करो। क्योंकि ना करने पे क्या होता है, हम अंदर 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 रख के एक दिन फट जाते हैं। आपको आई होप यू रिमेम्बर द चैप्टर ऑफ द रेड बलून, कि हमने रेड बलून की बात की थी ना, अंदर 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 रख के वन डे आई एक्सप्लोड। बच्चे को ये फीलिंग आती है, मिस उन्हीं को कहती है, मुझे तो कभी कुछ नहीं कहती, मुझे तो सपोर्ट ही नहीं करती। तो इन तमाम फीलिंग से बेहतर यह है कि हम बच्चे को गाइड करें हाउ टू एक्सप्रेस इट। तो वन ऑफ द नाइस वर्कशीट्स। इसके बाद पेज नंबर 22 अगेन इमोशनल लिटरेसी। और खास तौर पे अगर आपके पास कोई बच्चा है जो आप फील कर रहे हो कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो इंडिविजुअल सेशन में मैं ये बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, इमोशनल व्हील। जब उनको हम ये पेज देते हैं और उनसे कहते हैं कि आइदर ड्रॉ और राइट और टेल मी क्या चीजें आपको हैप्पी करती हैं, क्या सैड करती हैं, क्या वरी करती हैं, क्या वो करती हैं। एंड अगेन इट्स वेरी सरप्राइजिंग समटाइम्स हम क्या क्या लर्न करते हैं। 23 पे ब्रीथिंग टेक्निक है, वन ऑफ माय फेवरेट्स विद चिल्ड्रन। आजकल माइंडफुलनेस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर। और खास तौर पे कोरोना के बाद, कोविड के बाद जो बच्चे स्कूल्स में आ रहे हैं ना, इंटरनेशनली ऑल्सो, और यहाँ पे भी कुछ स्कूलों में हो रहा है कि शुरू के जैसे मॉर्निंग असेंबली के बाद क्लासरूम में छोटे छोटे ग्रुप्स में, यानी क्लासरूम के अंदर टीचर्स जो हैं वो फर्स्ट 10 मिनट्स बच्चों की इमोशनल हेल्थ पे काम कर रही हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज जो लेके बच्चे आ रहे हैं। और ये जो 6 महीने जो बच्चे लॉकडाउन में घर में थे, हर किसी की कहीं ना कहीं इमोशनल हेल्थ चैलेंज हुई है, इंक्लूडिंग अस आल्सो, राइट। थोड़ा सा अननेचुरल हम ये 6 महीने गुजार के आए हैं। तो इट इज नाइस कि अगर शुरू के 5-10 मिनट्स आप कोई डीप ब्रीथिंग एक्टिविटी, माइंडफुलनेस एक्टिविटी करें। अगर आपकी स्कूल में से कोई इंटरेस्टेड है तो टेक फ्रॉम मी, आई हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल। वन ऑफ द एक्टिविटी जो हम ये छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं, वो क्योंकि बच्चों को डीप ब्रीथिंग सिखाना थोड़ा मुश्किल है, डीप ब्रीथ यहाँ से आता है। तो वन ऑफ द वेज टू डू इट इज ये चार्ट या स्टार आपने बना के दे दिया, या बच्चों को उसकी टेबल पे बना के दे दिया, और आप उनसे कहें कि पेंसिल लें या अपनी फिंगर लें और आप ब्रीथ इन पे रखें, राइट, एंड देन यू मूव द पेंसिल अलोंग। सो यू लाइक एवरी टाइम यू डू डीप इन, फिर आप होल्ड, राइट, फिर नीचे आएंगे, डीप आउट, सो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। सो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, मैंने ऐसे छोटे बच्चे आई मीन क्लास 1 के या समटाइम्स इवन नर्सरी मॉन्टेसरी के, इस तरह की एक्टिविटी से आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस सिखा सकते हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज का बहुत गहरा ताल्लुक है मेंटल रिलैक्सेशन ऑफ फॉग से, एंड इफ यू ट्राई एंड डू इट अर्ली इन द मॉर्निंग इट विल हेल्प यू इंशाल्लाह टू रिलैक्स एंड गो थ्रू। हमने आपके कोर्स में एंजाइटी पे बहुत ज्यादा बातें नहीं की हैं, लेकिन इस चार्ट को अगर आपके पास कोई बच्चा है जो बहुत ज्यादा वरी हो, हर चीज में आपको फील होता है कि बहुत टेंशन लेता है, सोचता बहुत है, तो पेज नंबर 24 उन बच्चों के लिए है। पेज नंबर 25 भी वरी चार्ट के लिए है। तो हम अगर कोई बच्चा ऐसा है तो हम उनके बारे में इंडिविजुअली इंशाल्लाह डिस्कस। A few minutes to just quickly teach you this green list and the orange list. आपकी फाइल के अंदर एक ग्रीन पेज होना चाहिए और एक ऑरेंज पेज होना चाहिए। ग्रीन पेज इज फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज। हमने आपसे लर्निंग डिफिकल्टीज की बात की थी और मैंने आपसे आखिर में ये कहा था कि देखें आपका काम एज टीचर्स ओनली टू आइडेंटिफाई करना है। वंस ये बच्चे आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ द साइकोलॉजिस्ट वी विल मेक अ रिकमेंडेशन प्लान, यानी इस बच्चे को मुझे कैसे सपोर्ट करना है। लेकिन यहाँ पर ग्रीन लिस्ट में मैंने आपको दिए एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासरूम एकोमोडेशन। क्या चीज हम क्लासरूम एनवायरनमेंट में, स्कूल के एनवायरनमेंट में बहुत सारी है। एक एक मटेरियल आपको नहीं पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन आई वांट यू टू रीड इट सो दैट यू हैव एन आइडिया कि किस हद तक हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं,
किस हद तक हम अकोमोडेटिंग हो सकते हैं। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि देखिए सिंध बोर्ड के अंदर अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट नहीं है, लेकिन आखान बोर्ड के अंदर, ओ लेवल्स बोर्ड के अंदर, IB बोर्ड के अंदर, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है इवन फेडरल बोर्ड के अंदर, ये तमाम बोर्ड्स, ये तमाम अकोमोडेशन जो हमने इस ग्रीन लिस्ट में लिखी है, वो इन तमाम अकोमोडेशन को सपोर्ट भी करते हैं और प्रोवाइड भी करते हैं। तो यू आर नॉट गोइंग अगेंस्ट द सिस्टम। एंड द ऑरेंज लिस्ट इज द फाइनल लिस्ट जिसमें मैं बात करूंगी, और उस लिस्ट में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई बच्चा आ रहा है जो बिहेवियर प्रॉब्लम वाला बच्चा है, तो ये तमाम लिस्ट है, टेक्निक मेंशन्ड है कि आप इस बिहेवियर को मैनेज करने के लिए इंडिविजुअली ये ग्रीन प्लान बने, ग्रीन और ऑरेंज विल बी यूज्ड इंडिविजुअली। जिस तरह इसको कहते हैं IEP, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, वो बच्चे जिनको हमने 1-on-1 लेना है और सपोर्ट करना है। तो ये जो चार्ट्स हैं या ये जो 2 पेपर हैं उसके अंदर बहुत डिटेल में लिस्ट होती है, वहां से हम टेक्निक्स या सजेशंस लेते हैं और फिर बच्चे का अपना प्लान बनता है। बट अगेन दिस विल बी विद द हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट विद सपोर्ट। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? एक और कमेंट है तो उसको देख लेते हैं। ओके, जो लर्निंग डिफिकल्टीज का सवाल पूछ रहा है उसका जवाब ये है कि मिस वी ऑफर अनदर कोर्स व्हिच इज बाय द नेम ऑफ हेल्प, और ये भी बिल्कुल जैसे ICAN की तरह 10 मॉड्यूल्स का कोर्स होता है जो पूरा लर्निंग डिफिकल्टीज पे ही है। उसके अलावा इफ यू आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड देन आई विल हाईली रेकमेंड, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज गो एंड डू द रीड कोर्स। रीड और केयर 2 ही इंस्टीट्यूट्स हैं कराची में जो कि प्रॉपर लर्निंग डिफिकल्टी का कोर्स कराते हैं। 6 months का कोर्स है, बट डेफिनेटली वर्थ इट, स्पेशली इफ यू आर इंटरेस्टेड टू हेल्प चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और इंशाल्लाह आई विल बी वर्किंग ऑन योर सर्टिफिकेट्स नेक्स्ट। द सर्टिफिकेट्स विल बी डिलीवर्ड टू द स्कूल, राइट? तो आप लोग स्कूल से ही रिसीव कर लेना और ले लेना, और इंशाल्लाह इफ वी मीट अगेन, QBH वाले तो स्कूल से जाके हम मिल सकते हैं, बाकी को इफ यू आर ट्रैवलिंग I'll try and come and meet you guys inshallah. Okay, so nice knowing you, और unfortunately today also not everybody could join, लेकिन हमारी तरफ से regards दे देना। Okay, Mithila. Okay, thank you. Thank you so all. much. All right, take care. Hafiz. Allah Hafiz.